अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे स्पेशल प्रोग्राम कैसा रहा 2024 और कैसा होगा 2025। अब माजी में हम कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल से 2024 के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान साल 2024 में भी नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, और जब हम दाखिल हो रहे हैं 2025 में तब भी ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस लाएगा और हम उनसे कैसे निपटेंगे। और आज इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे। 4 शोबों के एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम उन 4 शोबों पर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 में जो सियासी खेल था उसमें कौन आगे रहा और साल 2025 में कौन आगे रहेगा। खेल के मैदान में कौन कामयाब हुआ और कौन कामयाब होगा। इसी तरीके से माशी महाज पर क्या चैलेंजेस थे और आने वाले साल में क्या चैलेंजेस होंगे, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है क्या होता रहा और आने वाले साल में क्या होगा। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, बहुत ही स्पेशल पैनल है, एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मैं बारी बारी चाहूँगा उनका तारुफ करवाऊँ और अपने राइट से मैं आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, ग्लोबल स्टार है। पाकिस्तान में तो इन्होंने नाम कमाया, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नाम कमाया। सबा कमर हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड थैंक यू वेरी मच, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ रिनाउंड जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं, और इनका तारुफ तो वैसे कराना बनता नहीं है जहाँ तक न्यूज़ की फील्ड हो, लेकिन अब इन्होंने कदम रखा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, और माशाल्लाह एक ड्रामा जो है इन्होंने लिखा है जिसकी रिकॉर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। शाहजेब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। आप इतनी सारी तारीफ़ें इसलिए कर रहे हैं ना ताकि मैं बताऊं ऑडियंस को कि एक बहुत बड़ी स्टार ने कल ये कहा है कि आप हॉलीवुड हीरोज़ की तरह दिखते हैं। अगर कहा है तो सही कहा होगा मेरे ख्याल से। बस क्या बताऊं, किसकी तरफ है आपका इशारा? घर भी जाना उन्होंने, वो स्टार खुद बता दें शायद प्रोग्राम में आगे। तो यार मैंने कहा है। चले देखें एंडोर्समेंट आके यहाँ से। Look at him. जी जी, आई एम ब्लशिंग। He doesn't look like a Pakistani guy. और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स पे, टीवी इंडस्ट्री पे छाए हुए होते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारे पाकिस्तान का टीवी है उसके बादशाह हैं फैसल कुरैशी साहब। बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। कैसे हैं फैसल, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। आप देख रहे हैं कि शाहजेब ने एक्सेल किया एज ए जर्नलिस्ट, और अभी आपको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अभी तो लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, लेकिन मजे की बात बताऊं, हीरो भी आ जाएंगे। हीरो भी आ जाएंगे। बॉडी पहले ही बनाई हुई इन्होंने। मैं अच्छी बात यह है कि शाहजेब ने जब लिखा तो इन्होंने जो 2 नाम सोचे थे वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। वाह, हाँ वैसे लकीली आई एम एक्चुअली सो लकी कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े स्टार मेरे ड्रामे में काम कर रहे हैं, जो मैंने लिखा है। यू रोट इट सो वेल। सीरियसली पहला प्रोजेक्ट है आपका ये? हाँ, पहला प्रोजेक्ट है। आई कांट बिलीव इट। अगर शाहजेब मेरी तारीफ होती रहेगी तो बाकियों की बारी नहीं आएगी ना। हम दोनों की तारीफ होती रहेगी। और मेरे लेफ्ट पे मौजूद है आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनके बिजनेस और कारोबार हैं, और क्रिकेट बड़ा शौक रखते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हमारे साथ कुछ जो क्रिकेटर्स मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से कुछ फ़ायदा उठा लेंगे वो, और शायद हमारी टीम भी फ़ायदा उठा ले। बिल्कुल। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर जिन्होंने ये गेम खेला है, राशिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? इस्लामाबाद में ही कर लेते। नहीं सर, यहाँ महफिल यहाँ लगी हुई है, इस्लामाबाद में क्या करके कर? मेरे साथ आज 2 ऐसे लोग हैं जिनको मज़ा आता है काम करने का। स्पेशली टाइमिंग आपकी बड़ी रॉन्ग है। एक 9 बजे आपका होता है, उसके बाद 10 बजे इनका होता है। तो जब कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है तो आप लोग मुझे ही पकड़ते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंट्रोवर्सीज आपने कम देखी है लाइफ में? तो हम तो दे रहे हैं आजकल, तो दे ही रहे हैं। बहुत देखी है। मगर राशिद भाई का बड़ा बने कि उन्होंने कहा इस्लामाबाद में कर लेते हैं। मुझे लगा राशिद भाई कहेंगे लंदन में कर लेते। इससे आगे क्या बोले? बड़ी जूम वाली बात की इन्होंने वैसे। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टाइलिश ओपनर पाकिस्तान के अहमद शहजाद साहब। इनकी बैटिंग तो हमने देखी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से हम ये कह सकते हैं इनके जहराना तबसरे भी हम सुनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे और दुनिया भर के क्रिकेट पे। अहमद शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। ये ट्रांजिशन आपकी बड़ी कमाल हुई है वैसे, रिगार्डिंग जो आप अपने तज्जिए देते हैं क्रिकेट पे और खेलों पर। There is a reason. बेस्ट कंटेंट होता है, एग्रेसिव। There is a reason for everything. वहाँ भी मुल्क के लिए चीजें कर रहा था, यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ वो चीज करूँ जो मुल्क के काम। नहीं, वी आर वेरी ग्लैड आपने हमें शो पे ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव और माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इन लोगों के अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर साफी और तज्जियाकार हामिद मीर।
मैं चाहता हूं कि हम पॉलिटिक्स से ज़रा शुरू करें, क्योंकि कहते हैं ना इस मुल्क में अगर पॉलिटिक्स स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो बाकी चीज़ें भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो शाज़ेब, मेरे ख्याल से पहला कमेंट आपसे ही ले लेते हैं। 2024 हमने देखा एक बहुत ही वॉलेटाइल साल था। वैसे पाकिस्तान की सियासत में ये कहना गलत नहीं होता कि उतार चढ़ाव हर साल नज़र आता है, हैपनिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से भी 2024 बहुत ही मुनफरिद साल था। एक तो इलेक्शन से आगाज़ हुआ और इसके बाद हमने देखा एक टर्मोइल सिचुएशन थी, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। 2024 को आपने कैसे देखा है? वही जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा अनसर्टन था, और मेरा ख्याल है अनसर्टेनिटी की सूरत हाल अभी तक भी बरकरार है। पाकिस्तान में हमेशा डिबेट रही है कबूलियत और मकबूलियत की, कि सिर्फ मकबूलियत से काम चल जाता है या कबूलियत भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 2018 के बाद ये प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो गया और 2024 में और ज़्यादा वाज़े हो गया कि आपको सिर्फ मकबूलियत से काम नहीं चलेगा, आपकी कबूलियत भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक मकबूल लीडर हैं, मगर कबूलियत का फैक्टर नहीं था उनके साथ, कबूलियत का फैक्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ था। और देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब पाते नज़र आते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है उन समय उन्होंने शायद खुद सोचा हो, मगर उनके ख़ानदान वालों ने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है बहुत बात होती है आइडियाज़ की, कि आइडियाज़ की पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स होती है। सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सारी जमातें पावर पॉलिटिक्स करती हैं, और इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब आप पावर में आते हैं तभी आप डिफरेंस ला सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव ये होता है पहले इक़्तिदार में आएंगे फिर मसाइल एग्जैक्टली आप अपनी पॉलिसीज ला सकते हैं। मगर एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, वो ये है कि पॉलिटिकल डिवाइड हमेशा होता था, मगर एक टॉलरेंस थी। टॉलरेंस ये थी कि आपका एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा कुछ और ओपिनियन हो सकता है। मगर हमने अब ये देखा है कि पाकिस्तान में घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इस हद तक फैल गई है कि एक दूसरे का जो ओपिनियन है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। 2024 में ये बहुत ज़्यादा फैला है, रिस्पेक्ट नहीं रही, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट नहीं रही। इनफैक्ट ये हो गया है कि अगर आपका ओपिनियन ये होना चाहिए जी, और ये उन अल्फाज में होना चाहिए जिन अल्फाज में मैं ठीक समझता हूँ, और आपको वो अल्फाज उतनी दफ़ा कहने चाहिए जितना मैं ठीक समझता हूँ कि आपको कहने चाहिए। अगर आप नहीं कह रहे तो फिर आप बिकाऊ हैं, आप स्टेटस को की अलामत हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, टॉलरेंस था सोसाइटी में, मेरा ख्याल है वो बहुत पीछे चला गया है। और 2024 में हम सियासत तो हमारी पीछे ही रही है और कबूलियत मकबूलियत के दरमियान रही है, मगर ये जो मसला है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डीप हो गया। सबर का दिया है मुजाहरा। क्या सबर? कुछ नहीं, इन्होंने कुछ बोला, मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, पर नहीं, वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि इख्तलाफ तो होना चाहिए, उससे तो बेहतरी आती है ना। क्यूरियस माइंड होगा, आपका सवाल करेंगे, लेकिन हमारे इख्तलाफ को जो है एक बड़ी शिद्दत से वो देखा जाता है, शदीद। पर मुझे लगता है कि हमारे अगर लोगों की बात की जाए, इतने रेजिलियंट हो गए हैं कि अगर वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे बुरा और क्या। तो हमें इतनी ताकत है कि कोई भी कैसे भी हालात हो, वी आर रेडी फॉर इट, यू नो। सही, वेरी ट्रू, रेजिलिएंट कॉम है हम, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा एक प्लस पॉइंट है। हाँ, नहीं, आई एग्री विद यू। तो इस पे मैं चाहता हूँ हामिद मीर साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं और उनसे भी ज़रा उनकी राय मांगते हैं, क्योंकि 2024 क्या पाकिस्तान की जो तारीख है सियासत की बड़ी करीब से उन्होंने देखा है। मीर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा 2024 जो साल था सियासी लिहाज से आपने उसको कैसे पाया? 2024 जो है ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं, बल्कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके हवाले से एक बहुत ही बुरा साल था। और जब से मैं जो है वो सहाफ़त में आया हूँ, मैंने इतनी मायूसी नहीं देखी जितनी मायूसी पाकिस्तानियों में 2024 में फैली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन मुनक़द किया गया। इस साल जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें जजेस जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे। इस साल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जितनी पाबंदियां लगी आप देखें कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं लगी। इस साल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप थी उसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर कोई दे ना दे, पूरी दुनिया में जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे रही हैं। तो इस साल पाकिस्तान में आप देखें कि फ़ौजी अदालतें जो हैं उन्होंने दर्जनों अफराद को सज़ाएँ सुनाई हैं। फ़ौजी अदालतें पहले भी सज़ाएँ सुनाती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक साल के अंदर पहले 25 और फिर 60 लोग जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो ये तमाम वाक़यात जो हैं ये माजी में पहले कभी नहीं हुए। तो इस लिहाज से मैं अगर बतौर एक सहाफ़ी के और बतौर एक पाकिस्तानी के जब मैं 2024 पर निगाह डालता हूँ तो मुझे हर तरफ तबाही नज़र आती है, खून ही खून नज़र आता है, मायूसी ही मायूसी नज़र आती है, मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। आरिफ हबीब साहब, आपने भी पाकिस्तान के हालात देखे हैं, सिर्फ इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, सोशल पर्सपेक्टिव से।
पॉलिटिक्स के नज़रिए से, क्या ये बात आप भी फील करते हैं कि मायूसी इस वक्त बहुत ज़्यादा है? आई थिंक आम आदमियों में तो जो है वो बेशक मायूसी है, और हामिद मीर साहब ने तो जो है वो सियासी तौर पे बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा मायूसी रही है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना, तो हम देखते हैं कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो बाहर जाना प्रेफर करती है, इसलिए कि यहाँ जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। तो उस लिहाज से भी, और फिर ये है कि पर्टिकुलरली सम हाउ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने तमाम जो कौमी इश्यूज़ पर बातचीत के ज़रिए जो है वो मसाइल को हल करने का कोई उनमें रिवाज नज़र नहीं आता। और पर्टिकुलरली चूँकि अब ये सोशल मीडिया है और टीवी है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो, यानी उस मेरिट पे बात से ज़्यादा ज़ाती इख्तिलाफात का जो है वो इम्प्रेशन ज़्यादा देते हैं। तो उससे जो लोग बाहर देख रहे होते हैं, जो हमारे और हैं, तो उससे हमारी पाकिस्तान की जो है वो रुसवाई का अंसर उसमें पैदा होता है। लेकिन अगर आप, ज़ाहिर है ये तो पॉलिटिकल उससे है, लेकिन जो है वो माशी लिहाज से जब आप बात करेंगे मुझसे, तो फिर मैं जी उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। फिर रिवर्स होगा वो। आपके साथ राशिद लतीफ़ साहब बैठे हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान की सियासत, खासतौर पर कराची की सियासत बड़े गौर से देखी है। राशिद साहब, 2024 कैसा देखा आपने सियासी लिहाज से? वो शो डाला था फरवरी में, हामिद मीर साहब ने खुलासा कर दिया, बंद कर दिया। ये जो पॉलिटिशियन की बात हो रही है ना, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, आप सब लोग जानते हैं, बहुत चीज़ें आप लोग बोल नहीं सकते, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। अच्छा जी, न्यू ईयर गिफ्ट समझें आप ये हमारी तरफ से। इसमें ये है कि ना आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी पॉलिटिशियन की ग्रोथ क्या है? सभा कह रही है उसके बाद मैं संभाल लूंगी मामला। जैसे हम क्रिकेटर की, स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, या क्या चैनल क्या है, कहाँ से पास में कहाँ से प्लेयर आते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कहाँ से आते हैं? जो जिसका पैसा होगा, सरमायादार होगा, करप्ट होगा, वो इस मुल्क को चला रहा है। ठीक है, आपकी तलबा तंजीम सारी बंद हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बंद हो गई, तो वो एक पाथवे था, क्योंकि हम सब उसी से गुजरे, चाहे जामिया कराची हो, चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी, ग्रास रूट लेवल जो पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे जिसके पास पैसा है, गलत सही उसकी बात ही नहीं हो रही, वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करेगा, वो इस मुल्क को चलाएगा। जब वो लोग इस मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क चल नहीं सकता। ये तो क्रिकेट वाला हाल हो गया, वहाँ पे भी कहते हैं ना कि ग्रास आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ग्रास रूट लेवल, वही लोग क्रिकेट को चलवा रहे हैं, वही लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, सामने नहीं है, चला तो वही रहे। सही। पैसे भाई जी, वोट डाला फरवरी में जी, तो नताइज आपके मुताबिक ही आए? मकबूलियत वाले नहीं आए। तो आप कबूलियत के साथ है, मकबूलियत के साथ? मैंने सबर का मुजाहरा किया है। हाँ, तो कबूलियत के साथ है, मकबूलियत के साथ है आप? वी आर ऑल लुकिंग फॉर समथिंग जिससे पाकिस्तान का भला हो। वो बात चाहे शाहजेब ने की है या हामिद भाई जो बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ट्रू कि हम जो चीज़, हम सब अलग अलग नज़रिए से, मंजिल एक ही है जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश सबकी यही होती है, हम सब कहीं ना कहीं किसी बहस में मुब्तला हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे कभी कभी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा हो जाती है। हर किसी ने, एक तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ना पता सबको सब कुछ होता है, उसको मतलब पता होता है, वो शादी पे भी जाता है तो कहता है शादी ब्याह नहीं चलना बहुता। तो हम तो वो वाली कौम है। हाँ, उसको हालांकि ना वो दूल्हा को जानता है ना वो दुल्हन को जानता है, लेकिन उसने बैठ के फैसला सुना देना है। तो हम लोग इस नज़रिए से बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हम बात करते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया, और हम शाहजेब और हम लोग ये बात करते रहते हैं कि कुछ टाइम पहले भी अगर आप देखें, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो बड़े वोकल होते थे पॉलिटिक्स पे, लेकिन अब वो भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से फजूल किस्म का बैकलैश आना है, कहीं गाली पड़नी है, कहीं तनकीद होनी है, जो कि यूजलेस होगी, क्योंकि आपके नुक्ता नज़र को समझे बगैर सिर्फ ये देखते हुए कि कौन किससे अलाइन कर रहा है और तनकीद शुरू हुई। बिल्कुल। सो बेहतर ये है कि हम अगर पाकिस्तान के भले के लिए जो भी काम है यार, जब भी कोई हमें कहता है, चाहे कोई भी हुकूमत होती है, स्पेशली अगर मैं एक्टर्स की बात करूं, सारे एक्टर्स की, कि हमने पाकिस्तान के लिए ये करना है, वी वांट टू डू दिस, या सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया या और कोई इकॉनमी के हवाले से काम करना है। जैसे अभी रिसेंटली जब ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ और लोकल प्रोडक्शंस की तरफ लोग आ रहे थे, तो पीपल कम अप टू आस के यार आप लोकल इंडस्ट्री की बात करें, यू गाइस शुड बाय लोकल अपना क्या कहते हैं आइटम्स, और आप उसी की बात करें। तो हमने बगैर पैसे लिए उन चीज़ों को प्रमोट किया, बिकॉज वी रियली वांट कि हमारी लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो बात यह है कि हम सब जो भी लोग हैं, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। हो सकते हैं आपके अलग अलग
बात दिमाग में चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने बहुत अरसे से बहुत कुछ देखा हुआ है, उनको कुछ होते हुए नहीं नज़र आ रहा था तो वो कहीं और मूव कर रहे थे। पर ऑब्वियसली जो होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उम्मीद करते हैं, जैसे मीर साहब ने कहा कि 2024 तो मायूसी का साल था, 2025 ऐसा ना हो। तो साहब ये कहते हैं ना कि अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये कितना सच है और 2024 में ये कितना सच था? देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए अब सबसे बड़ा रिस्क ही पॉलिटिकल रिस्क रहा है। पिछले 7-8 साल में हमने जो देखा कि कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते, तो सारी जो चीज़ है ही पॉलिटिकल रिलेटेड। तो हमने देखा अगर पॉलिटिक्स में कोई गड़बड़ होती है तो वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो फिर इकोनॉमी से अपना फोकस हटा देते हैं, फिर कुछ वो और चीज़ें करते हैं, फिर करंट अकाउंट बढ़ जाता है, फिर रुपये गिर जाता है। तो है सारा ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मैं आपके जो पहला सवाल है ना मायूसी का, देखें हम चूँकि एनालिस्ट हैं, एजुकेशन से भी IBA से भी मेरा ताल्लुक है, हम सब चीज़ को नंबर्स में देखते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछें ना तो मायूसी जो पहले क्वार्टर में थी 2024 के, शायद 2024 के आखिरी क्वार्टर में वो कम हुई है। ओवरऑल हम भी वही कहते हैं जो सोशल मीडिया चाहता है, कभी कभार हम वो नहीं कहते जो हम चाहते हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सियासी और इकोनॉमिक मंजरनामा ये था कि हमारे 100 में से पहले 50 नंबर आते थे, इस साल 33 नंबर आए, मगर हमने पोर्ट्रे ये किया अपनी पॉलिटिकल बाइसेस की वजह से, या 33 भी नहीं है, 12 नंबर है, 12 और थे वो 33। तो हम फेल नहीं हुए हैं, करीब हैं उसके। तो मेरे ख्याल में मायूसी है, बट वो ग्रेजुअली कम हो रही है। बेशुमार सर्वे हुए हैं इकॉनमी से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सेप्टेशन से रिलेटेड, जो बेहतर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो मायूसी है वो है, शायद 33 नंबर से हम शुरू हुए थे, अब हैं शायद 38 नंबर पे, हमें 50 पे जाना है, जो हमारा एवरेज है, जो अच्छा नंबर नहीं है। मगर मेरे हिसाब से ये चीज़ें स्लाइटली इतनी बुरी नहीं हैं जितनी शायद 2023 के आखिर में थी, जब इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, इस क्वार्टर के पहले थी जब इलेक्शन की अनसर्टेनिटी। आप कह रहे हैं सियासी एतबार से भी, सियासी इकोनॉमी दोनों एतबार से सही। और ये क्वांटिफाइबल है, बहुत सारे सर्वेज हैं इसके, देयर आर मल्टीपल सर्वे। भाई जो है वो कुछ लोगों से तो हम, कुछ अफराद से तो आप मायूस रहते हैं, लेकिन सियासत से तो मायूस नहीं होंगे 2024 में? नहीं, लेकिन मायूस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप सारे सीनियर्स हैं, इन्होंने सब कवर किया है। जो एक चीज़ मुझे लगता है कि बेटर हो जानी चाहिए, वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है यू नो ओवर द इयर्स, जो यूथ के साथ है, वो जो उम्मीद है वो ख़त्म हुई है। पहले जब हम वी वर ग्रोइंग तो एक ये होता था कि नहीं यार एक दिन आएगा, विल गो देयर। वो अब जो रिसेंटली सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें जो अब खुल के सामने आई हैं, इसने वो उम्मीद को मारा है, जो कि बहुत गलत है इस यूथ के लिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, MBA किए हुए हैं, BSS किए हुए हैं, MPhil किए हुए हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। फिर एजुकेशन की कमी है देहातों में, चाहे वो यू नो पॉलिटिकली गेन की वजह से है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आखिर में तो कहते हैं ना सियासत खिदमत का नाम है, कि आपने लोगों को सर्व करना है। तो यू नो अपने अपने गेन का ज़्यादा सोचा जा रहा है, ना कि लोगों के फ्यूचर का। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यार अगर कोई सुन रहा है तो वो कर लेनी चाहिए। अभी वी वर इन US, आई थिंक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तानियों का वहाँ पे, और वो सारा मायूस है, मोस्ट ऑफ देम। आई थिंक कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इतने इतने बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे लोग सीटों पे बैठे होंगे, कि हम अपने ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना उनको लूप के अंदर लेके आए, इस तरह के डिसीजन ले कि पूरा जो मुसलमान है या हमारे पाकिस्तानी जो है वो एक पेज पे तो आए, फिर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सही है। मैं चाहता कि सबसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर सम अप करेंगी सियासी मंजरनामे को सबा कमर। मैं हाँ प्लीज पूछिए जी। तो 2024 आप वैसे दिलचस्पी रखती हैं सियासत में, या आप लोग इतने बिजी होते हैं शूट्स में, I am part of काम this country, so of course. How does it affect you? The politics of Pakistan, इतनी जो volatile politics होती है, कैसे? शाहज़ेब ने बड़ी अच्छी बात की थी, और मुझे लगता है जैसे पहले आपके पास इतनी लिबर्टी थी कि आप खुल के कोई बात कर सकते थे। दुनिया में ये असूल है कि अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है, आप उसका एहतजाज पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। वो हमारे मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं रही। मुझे लगता है जैसे गुंडा राज बहुत ज़्यादा हो गया है, कि अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, पर हमें उसकी इजाज़त नहीं है। सो दैट मेक्स मी सैड। और मेरे ख्याल से जिस लिबर्टी की आप बात कर रही हैं, इसी प्लेटफॉर्म जियो से हम सब उम्मीद से हैं। क्या प्रोग्राम था, मतलब कोई भूल नहीं सकता, और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता था, सटायर के जरिए आप करते थे, एंड इमेजिन वो काम हम नहीं कर सकते आज। नहीं, not at all. You can't even think about it. आप करके दिखाएं। जी जी, ये I would it's a love hard to do fact. that. By the way, I'm a dairy person. Like मैं कर सकते हैं YouTube पे।
YouTube I'm आपको daring पता नहीं quite. YouTube पे आपको अपनी बात मतलब आप कह रही कि अभी भी आप पहुंचानी कर लेंगी वो कंटेंट, Bring it on. आप तो कर लेंगी ना। आप लोग कहाँ लगाओगे ये मुझे नहीं पता, मैं कर लूंगी। हाँ नहीं, लेकिन वो देखें उसमें ना सिर्फ सियासतदान बल्कि बड़े बड़े लोगों की पैरोडी होती थी और लोग उसको लेते थे। And they were very वो comfortable with that. उसको हाँ, अच्छा हाँ, लेते बड़ा थे कि तो दुनिया भर में होता है positively उसको लेते कि थे, आप हाँ। देखें जो लेट नाइट कॉमेडी शोज हैं वहाँ प्रेसिडेंट लेवल के लोग आते हैं और उन पे पार्टिसिपेट करते हैं। पेशेंस लेवल काफी Tolerance उसमें था नहीं कि रही, टॉलरेंस tolerance। हाँ हाँ। शाहज़ेब You're मुझे right. बताएं कि कुछ इकदाम तो ऐसे होते हैं ना जिसके आफ्टर इफेक्ट्स या उसका फॉल आउट हम देखते हैं, और जैसे इस साल एक बहुत बड़े चेंजेस हमने कवानीन में देखे हैं, जिसमें जैसे भी हामिद मीर साहब ने कहा सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन, डेफेमेशन लॉज आ गए, 26वीं तरमीम, मतलब ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको दोबारा रिवर्स करना नामुमकिन होगा लिटरली। बिल्कुल नामुमकिन होगा, और काश सियासी जमातों ने सबक सीखा होता, क्योंकि ये वही कवानीन है 4-5 साल पहले यही सियासी जमातें इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रही थी और आज यही कवानीन कर रही हैं, और जो कानून बना रहे थे वो आज इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। तो हम दायरे में घूम रहे हैं एक कंट्री के तौर पर। जब तक दायरे में घूमते रहेंगे तो पीछे ही जाते रहेंगे या फिर एक जगह पर खड़े रहेंगे। अब मसला ये हो रहा है एक सारी की सारी सिचुएशन में कि एक तो मेरा ख्याल है कंसेंसस है सबका इस बात पे कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी वो नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। सबा बता रही हैं कितना ज़बरदस्त ये शो किया करती थी, अब वो मुमकिन भी नहीं है वो बातें करना जो उस ज़माने में होती थी। और हमारा राइट था, राइट है, और हम पीछे चले गए। मसला ये है कि जैसे फैसल भाई हैं, फैसल भाई ने जिसको वोट डाला, इन्हें फेयर एंड स्क्वायर समझना चाहिए कि अगर मेरा कैंडिडेट हारा तो फेयर एंड स्क्वायर हारा, या जीता तो फेयर एंड स्क्वायर जीता। अगर ये समझते हैं कि जिसको इन्होंने वोट डाला उसे ज़बरदस्ती हराया गया तो मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकता। अगर कहीं आपकी हड्डी टूटी हुई है तो आप सनी प्लास लगा के उसे ठीक नहीं कर सकते। तो आप ये कवानीन बना लें, सख्तियां कर लें, मगर इवेंचुअली आप मुल्क आगे नहीं बढ़ा सकते। जमहूरियत में तो इलेक्शन होते हैं कि ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथली हो और काम आगे बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ हर गुजरता हुआ इलेक्शन जो है वो ज़्यादा मुतनाज़ा होता जा रहा है। लेकिन अब ज़रा सियासत से एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। फैसल साहब का इस 2024 में बड़ा एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था खाई। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उसकी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है या जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त था, और इसीलिए मेरे ख्याल से अवाम ने उसको बड़ा पसंद भी किया। लेकिन ये तनकीद भी मैं सुनता रहता हूँ कि एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, वो ये करते रहते हैं कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे स्टोरी लाइन डिफरेंट हो और इतनी ग्रैंड प्रोडक्शन हो। नॉर्मली काम एक जैसा हो रहा होता है। डू यू एग्री विद दिस? फ्रॉम 2023 एंड से कुछ कहानियाँ बदलनी शुरू हुई, कुछ कहने का अंदाज मुख्तलिफ होना शुरू हुआ। वो जो एक जनरली हम शिकायत सुनते थे सास बहू सास बहू सास बहू, वो है लेकिन वो सोप में है या वो बाद में है। प्राइम टाइम पे मेरे ख्याल से अब कोई एक हाथ ही ऐसा ड्रामा चल रहा होगा जो इस टॉपिक पे बनता होगा। अदरवाइज जितने भी चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, स्पेशली अगर मैं कहूँ सबा का एक चला, मैंने स्पेशली देखा मेरे। I always do challenging. हाँ वही मज़ा उसी में आता है। अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो ड्रामाज हैं एक इन्होंने किया, मेरे भी एक दो चले जो बिल्कुल अलग थे। बाकी बहुत सारे नए लोगों के कुछ रोमांटिक प्लेस थे, वो बहुत अच्छे थे। कहानियाँ हट के लोगों ने सुनानी शुरू की और लोगों ने सुना और देखा, और लोग सुनना चाहते हैं। लोग अलग कहानी लोग सुनना चाहते हैं, एक फैंटेसी है। फिर कई दफ़ा हाँ हम एंटरटेनमेंट वालों से जो एक चीज़ मुंसलिक कर दी गई है कि हम माशरा सुधारने के लिए, जब खई चल रहा था तो कुछ लोगों ने हल्की फुल्की शिकायतें भी की हमसे कि ये देखें इससे। मैंने कहा यार कितने % लोग पाकिस्तान में ड्रामे देखते होंगे? माशरे से हम कहानियाँ निकालते हैं, हमारे ड्रामों से लोग अपनी जिंदगियां नहीं बदलते। तो अच्छी बात नहीं है फैसल कि हम एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर उनको कोई मैसेज हाँ, दे रहे हैं। लेकिन कितने % लोग सबा? हाउ मेनी? मतलब आप अगर, लेकिन मुझे तो लगता है हमारी टीवी ऑडियंस बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन कितने %? अगेन वही कहानियां जो आई हैं वो हमारी अपनी लाइफ से तो आई हैं। हाँ, हमारी मुझे तो लगता है कि हम अपने सियासी शोज से उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते जितना आप लोग कर सकते हैं। खई की बात करूं, खई वाज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट और वो जो हमने किया है उससे 200 टाइम्स ज्यादा ब्रूटल था। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है 200 टाइम्स ज्यादा ब्रूटल था। हम तो उसको नीचे लेकर आए कि नहीं, जितना पब्लिक हजम कर सकती है उतना करो। और एक सवाल जो मैं तो जानता हूँ उसका जवाब, लेकिन हमारे पैनलिस्ट और लोग जानना चाहेंगे कि शाहज़ेब आपको मतलब जितने जर्नलिस्ट होते हैं जो शोज़ कर रहे होते हैं, बड़ा बिजी लाइफस्टाइल होता है, मतलब आपने ये क्या सोचा कि मैं एक कहानी लिखूंगा और उस पर ड्रामा बनेगा? केस नंबर 9 ड्रामे का नाम है, वर्किंग टाइटल है, वर्किंग टाइटल, ठीक है। तो क्या ये शिफ्ट क्यों, ट्रांजिशन क्यों हुई? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो ड्रामे का मीडियम है फैसल साहब का और सबा साहिबा का, ये एक बहुत बड़ा मीडियम, हमारे न्यूज़ मीडियम से बहुत ज़्यादा बड़ा मीडियम है। अगर आप वाकई कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हैं
तो ड्रामे के मीडियम के ज़रिए वो हो सकता है। ज़ाहिर है उसमें एक पूरा ड्रामेटिक आप लाइसेंस लें, उसको एक स्पीच ना बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रीची ना बनाएं, मगर जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो करें। मैंने जो नंबर्स देखे हैं, ज़ाहिर हम तो नंबर्स पे बिलीव करते हैं, जो सुहेल साहब ने बात की, वो नंबर्स इस बात को कन्वे करते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा मीडियम नहीं है ड्रामा के मीडियम से। पाकिस्तान में कोई बड़े स्टार्स नहीं है जो पाकिस्तान के ड्रामे के स्टार्स हैं। और मैं सबा आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में एक क्लीशेड क्वेश्चन है कि हमारा जो सिनेमा है वो कब जाके रिवाइव होगा। आपको लगता है कि उस पर ही हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, या हमारा जो टीवी इंडस्ट्री है जो दहाइयों से बड़ी कामयाब है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि ठीक है वी आर गुड इन दिस और इसी पे हम फोकस करें, यहाँ ही अच्छा कंटेंट करें? क्योंकि हम दुनिया भर में एक रिवर्सल देख रहे हैं कि लोग टीवी से सिनेमा पे गए लेकिन अब वापस टीवी पे आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, ड्रामास की वजह से। अगर एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? फिल्म की अपनी ग्रोथ है, ड्रामा की अपनी है, सो वी नीड टू वर्क ऑन बोथ थिंग्स, ड्रामा एंड फिल्म। मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्में एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट करना चाहिए, जो कि हमारे भी बहुत मुल्क के अंदर ही रह जाती है। अगर आप बाहर देखें, इंडिया में देखें या हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, वो जिस तरह से उनकी प्रमोशंस होती हैं, जितना वो मेहनत करते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, हमारा रीराइट ईगो इश्यूज़ भी बहुत हैं। हमें नए राइटर्स को मौका देना है। जब नए राइटर्स आएंगे वो नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, पर्सपेक्टिव के साथ आएंगे, सो चेंज आएगा। वो फिल्म हो या ड्रामा हो, बोथ उसके अंदर हमें वो चाहिए, दैट एफर्ट चाहिए और लोग चाहिए। जैसे अभी शाहजेब ने ड्रामा लिखा है केस नंबर 9, शाहजेब की रिसर्च है। यही कोई एक आम राइटर लिखता जिसका इतना उसका बैकग्राउंड वो ना होता, वो इतना एजुकेटेड ना होता, जिसका इतना एक्सपीरियंस ना होता, तो सतही लेवल पे शायद होता, लेकिन वो कोर्टरूम को इतना अच्छा लिख ना पाता। इन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ऑथेंटिक है। जो एक बस सबा आगे नहीं, नो नहीं, एवरीबॉडी नोज कि इट्स अबाउट लाइक केस नंबर 9 ज़्यादा रिवील ना करें। बट मुझे ये लगता है कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ न्यू जनरेशन जो है वो कनेक्ट कर सके। अभी क्या है कि एक फ्रेश कंटेंट आएगा। हाँ, जब फ्रेश चीज़ आएगी, फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, हम इश्यूज़ पे काम करेंगे और ज़्यादा हमारी मार्केट जो है वो बढ़ेगी और लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो चेंज ला सकती है। आई विल कम बैक टू यू। लेकिन आरिफ साहब, आप बड़े मसरूफ़ होते हैं अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए। क्रिकेट तो आप खेलते हैं मेरे ख्याल से हर वीक, लेकिन वैसे टीवी फिल्म्स वगैरह इसका आपको शौक है। और ओवर द ईयर्स क्या आपकी क्या राय है, ट्रांजिशन कैसे हुई हमारी इंडस्ट्री की? मैं जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे शौक़ था और मैं देखता था ड्रामे, लेकिन अब रीसेंट पीरियड में जो है सच्ची बात है कि नहीं देख पाते। बट मैं अक्सर मुझे लोग जो है, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे ड्रामे शूट होते हैं, हम लोगों से सुनते रहते हैं कि भाई फ़लाँ ड्रामा बहुत अच्छा है, उसमें आपका ऑफिस आ रहा था, उसमें आपका जो है डेवलपमेंट आ रही थी। बहुत शौक़ होता है कि उसको ज़रूर देखेंगे। आपका ऑफिस देखा है कुछ ड्रामा? लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो देख नहीं पाते। लेकिन आई थिंक ये इंडस्ट्री का बड़ा पोटेंशियल है। मतलब चूंकि हम तो ज़ाहिर कैपिटल मार्केट में हैं और ये इसको देखते हैं, और ज़ाहिर एक आध जो है वो मीडिया चैनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, एंड दे हैव डन वेरी वेल फाइनेंशियली। उनके तो सारे रिजल्ट्स भी जो है वो पब्लिक हो रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ भी हम देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे भी जो चैनल्स हैं उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करें, पब्लिक में जाएं। एपिक लाइन थी कि उन्होंने ड्रामाज नहीं देखे। नहीं, ड्रामों में अपना ऑफिस देखा। ऑफिस देखा, सुना है, देखा भी नहीं है, सुना है। जी सोहेल साहब, शहजाद, मैं तो देख भी रहा होता हूँ नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, यूट्यूब पे, बहुत हमारे वहाँ ज़्यादा कहाँ आते हैं जी हमारे नहीं, मेरा अच्छा यूट्यूब सही है। शॉर्ट फिल्म्स भी मैं देख रहा होता हूँ जिसपे 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ होते हैं, जो पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। तो हमें शायद जो आरिफ साहब कह रहे थे ना कि ये बहुत सारे जीज और सारे जो स्टार हैं वो उन्होंने अपनी ग्रोथ की लिस्ट होकर, उनके मार्केट कैप इतने बड़े हैं जितना हमारा शायद पूरे मीडिया की रेवेन्यू नहीं होगा। तो ये जो अवेयरनेस है ना वो नहीं है। अगर ये प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आज स्टॉक मार्केट में अलमिया ये कि पैसा ज़्यादा है, कंपनीज़ कम हैं, तो ये तो 8-10 कंपनीज़ लेकर आ जाएं प्रॉपर स्ट्रक्चर करके। जिस तरह आरिफ साहब ने कहा एक कंपनी लिस्टेड है, एक सोच रही है, तो ये 8-10 कंपनीज आ जाएं 2025 में, तो उनको तो बआसानी पैसा मिल जाएगा। उसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा ना। फिर इंडस्ट्री नहीं, उसको एक अपना साइज बड़ा करने के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब अगर आज एक 50 करोड़ का ड्रामा बनाना है तो उसको प्रॉपर एक कंपनी बना के उसमें पैसे डाले जाएं, उसका प्रॉपर ऑडिट कराया जाए, उसमें कैश डीलिंग्स कम करके उसको। इतने तो ये दोनों ही ले जाएंगे जो बैठे हुए ना शाहजेब के आसपास। नहीं, ये तो हमें डाका डलवाएंगे।
भाई यहाँ तो पूरे पैसे नहीं मिलते। आजकल एफबीआर भी देख रहा है इस तरह के लोगों को। उनकी नजर भी आप और डरा रहे हैं हमें। सोहेल साहब मजाक कर रहे हैं। बट एक फिल्म जोक्स अपार्ट प्लीज इनकी हेल्प किया करें। कोई हेल्प नहीं करते। एक फिल्म को हमने फाइनेंस किया था, अच्छा, वो टोटल लॉस हो गया। ओहो 100% कैपिटल दोबारा ट्राई करेंगे। नहीं, अगर ये दोनों नहीं थे उस फिल्म में तो फिर आप फिल्म का नाम ले सकते हैं फिर। सर एक्टर्स अच्छे लगे। देखें हमारे पास डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सर मैं बहुत लकी हूँ, मेरी हर चीज हिट होती है। हमने फाइनेंस किया था रामचंद्र पाकिस्तानी को। अरे देखी वो फिल्म? वो मैं नहीं देखी। ब्यूटीफुल मूवी सर। फिर कैसे चलेगी, आप खुद नहीं देखेंगे। अच्छी अगर शहजाद जो कंपनी लिस्टेड है वो तो ड्रामे बनाती है, उसने तो बड़े पैसे कमाए। जी जी जी, ठीक है, तो आई थिंक ड्रामे में पोटेंशियल है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, होना चाहिए। लेकिन अहमद शहजाद साहब, मुझे तो लगता है मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन सा 2024 में अच्छा ड्रामा देखा या फिल्म देखी पाकिस्तानी, मुझे तो लगता है आपको काम करना चाहिए वैसे। अभी पिछले दिनों एक सीरियल था, बड़ा हिट हुआ है यार, बड़े व्यूज आ रहे थे उसके, वो YouTube पे अक्सर क्या फायदा हिट होने का, आपको नाम याद नहीं है। कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम। नहीं इश्क मुर्शिद, नहीं। दानिश का। अच्छा दानिश का, जियो का ही था। कौन सा? बट एक बात जो तो उसके क्या वो देखा आपने? हाँ वो घर वाले देख रहे थे तो उसकी 4-5 एपिसोड्स एक साथ ही देख ली थी, was good। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो चले आपने देखा, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि कभी सोचा कि आप भी मतलब एक्टिंग करें क्रिकेट करियर के बाद? नहीं क्यों? पहले एक चीज तो ठीक तरीके से की नहीं तो अब एक्टिंग पे भी आ जा रहे हैं। नहीं क्या आपने जितना सर्व किया पाकिस्तान के लिए, आई थिंक मेरी फाउंडेशन आ रही है, मेरा सारा फोकस वहाँ है और यही मेरी जिंदगी का प्लान है। फैसल भाई एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो आप नहीं एक्टिंग कर सकते? फैसल भाई के लेवल के कारोबार करते हैं और क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, इतना टैलेंट का भी होता। जी जी राशिद साहब, बट ये मैं बताऊं जो शाजिब कह रहे थे कि इस मीडियम के ज़रिए, ड्रामा के मीडियम के ज़रिए मैसेजेस जो है बहुत स्ट्रॉन्गली जा सकते हैं। मैं बताऊं एक ड्रामे में स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन को बताया गया था कि हीरो जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो पैसे बनाता है। हम दावत में जाते थे तो तमाम औरतें जो है हमसे पूछती थी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो किस तरीके का काम किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ को लोग देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। तो नहीं सिखाया उसमें उन्होंने, स्कैम तो नहीं सिखाया ड्रामा। वेल वो अच्छा आप कह स्टॉक मार्केट की एक एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन उस ड्रामे के जरिए, क्योंकि उसमें वो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास का हीरो था, उसने बस स्टॉक मार्केट में जो हुमायूं का ड्रामा था इसमें ओवरनाइट। तो भाई ज्यादा लगे ना मसला है। ही बिकेम रिच, तो उसको फिर लोग जो है वो कहते हैं कि हम किस तरह कॉपी कर सकते हैं। राशिद भाई क्या देख रहे हैं आजकल आप? 2024 में कोई यादगार ड्रामा फिल्म आपने देखी? देखिए जो मार्केट हमारी उनको क्या था राशिद भाई? रील्स देखिए आप भी 1 मिनट पे लग गए। नहीं 1 मिनट पे नहीं। देखिए ये जो मार्केट है हमारी बहुत बड़ी है, जैसे स्पेशली हमें जो बेनिफिट है ना डिजिटल का, उसका 25% रेवेन्यू डिजिटल पे जा रहा है, 75% आप लोग ले रहे हैं या दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा है। ये हर साल बढ़ता चला जाएगा, इसको इंडस्ट्री नहीं बना पाए हम लोग। एंटरटेनमेंट का नाम आपने भी दिया टाइटल में भी, इंडस्ट्री अभी तक बनी नहीं, 2 चीज़ों में नहीं बनी। एक हमारी क्रिकेट की नहीं बनी, वो खेल ही है, क्रिकेट खेल है एक, पर उसके ऊपर बात होती रहती है कि बाबर आजम ने ये कर दिया, अहमद शहजाद ने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। बाबर आजम ने ये कर दिया, अहमद शहजाद ने ये कह दिया। नहीं वो PSL के मैं बताता हूँ। PSL हमारा 2001 में शुरू हुआ, मतलब कि 2016 में पहला शुरू हुआ और आज भी 10वां शुरू होने वाला है। नेक्स्ट जीरो प्रोग्रेस, इंडस्ट्री नहीं बना पाए, हमने इसको लूटा है अपने आप। इंडस्ट्री जो है हर कोई देखता है, हमारे जो लोग हैं रिसर्च पे बेस नहीं करते वो लोग सही कि हमारे ड्रामों को कितना एक देखा जा रहा है, चाहे फैसल भाई हो, सबा हो या फाद मुस्तफ़ा हो, एक हमारा दोस्त भी कर रहा है नासिर। Sorry, I have a question. What is this TRP then? TRP इसकी नहीं है, डिजिटल में तो आपके सामने आ जाती है। वैसे ये भी व्यूअरशिप का आ जाता है TRP। अब तो आप ड्रामा को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो डिजिटल पे है, अच्छा इसका नहीं पता चलता। जैसे हमारे जो एक जुनैद जमशेद एक हैं, क्रिकेटर भी थे, आजकल मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छे, यंग जनरेशन आ रही है इसमें, लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट। तो आप बेसिकली 2024 में जो है आपने जो ड्रामे देखे वो भी रील्स के जरिए देखे, which is a way of promoting ऐसे क्या देखे ना, घर वाले देखते हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिलीज आपकी जो है ना ख्वातीन तो देखती हैं ड्रामे, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडियन, मोस्टली पाकिस्तानी ज़्यादा फेमस हैं, चाहे आप लोगों के हों चाहे फाद मुस्तफ़ा के हों, लेकिन देखे जा रहे हैं, सबके ड्रामे देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर घर में रह रहे हैं ना, आपको पता है कि कौन से ड्रामे देखे जा रहे हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्री नहीं बनाया इसको बंद जरूरी है। पाकिस्तान की मार्केट सबसे ज़्यादा ड्रामों में 80s में भी थी,
हसीना मोइन के ड्रामे हो या आज के ड्रामे हो, वो इंडिया में बहुत बड़ी थी जी। उसको हम अभी भी इंडिया में बहुत देखे जाते हैं पाकिस्तान के ड्रामे, बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो ये कैसे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है? आई वांट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट शायद गलत जगह कर दी फिल्मों में। आपकी जो फ्यूचर है वो भी तो डरे हुए ना, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने एक फिल्म फ्यूचर जो डिजिटल है। अब मैं जियो में आया, लेकिन मैंने कहा मैं डिजिटल नहीं छोड़ूंगा। नंबर्स बताऊं अगर आपको, तो अभी भी डिजिटल पे अगर ऑडियंस 6 करोड़ है, टीवी पे अभी भी 3 गुना ज्यादा 18 करोड़ की। आप ड्रामे में बहुत बातें नहीं कर सकते, मैं डिजिटल पे क्रिकेट पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक रखते हो, आईसीसी से, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो। शायद मैं आपके प्रोग्राम में नहीं कर सकता, मैं भी आपके प्रोग्राम में नहीं कर सकता, तो मुझे बाउंड कर देती है एक चीज। तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी जब आपके हाथ पांव बन जाएंगे? क्या बात करना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है राशिद भाई आपकी, क्या बात करना चाह रहे हैं? बार वगैरह में बात करने अगला प्रोग्राम होगा, आपका रिकॉर्डेड होता है, मतलब ये है हमारे लाइव है, हमको बताएंगे। बोल दें एज गुड एज लाइव। प्लेटफॉर्म होने चाहिए ऐसे जहां हमारे पास आजादी हो, ये कहना चाह रहे हैं। जी आजादी हो, वो कह रहे फ्रीडम वहाँ पे ज्यादा है। हम पागल भी हो जाते हैं सबा जब हमें आजादी मिलती है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आजादी है, लेकिन यहाँ पे चेक भी है। जैसे प्राइम है या नेटफ्लिक्स है, हमने क्यों नहीं अपने आप को प्रमोट किया? हमारा क्यों नहीं है कोई ऐसा क्रिकेट में अगर देखते हैं मुंबई इंडियंस का आ गया, नेटफ्लिक्स पे आ गया, प्राइम पे आ गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म की वो ग्रोथ पाकिस्तान में नहीं देखी गई ना, कि जब इतने ड्रामा, इतना कंटेंट है आपका, तो रीच क्यों नहीं है हमारी वहाँ पे? आई हैव आंसर, लेकिन बहुत लंबी बात हो जाती है। बात इतनी सी कि अभी हम जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, नहीं हमारी एक सीरियल जा रहा है नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान से। दिस इज नॉट ही इज सेइंग। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं हमें पोर्टल्स जो नहीं मिले। नहीं, हमारा अपना क्यों नहीं है? हमारे बने हैं, हमारे लोकल पोर्टल्स हैं, बहुत बने हैं, हमारे हैं, लेकिन लोग देखते नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है ना उस तरह से। मैं चाहूंगा इस पे अगर आप वो बोलते हैं चलो भाई बना के दे दो, हम चला देंगे। होल्ड ऑन टू योर थॉट्स, हम चाहेंगे जब 2025 पर इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे चैनल पे चलेगा। मेरे ख्याल से ये पोर्टल्स जो है ना, ये चैनल्स को बना लेने चाहिए। 2025 की जब बात कर रहे होंगे तो ये सजेशंस लेंगे, लेकिन एक मसला ये आता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा फ्लरिश नहीं किए, पेमेंट मैकेनिज्म का मसला आता है। हमारे यहाँ तो अभी भी देखे ना कि बैंक अकाउंट में नहीं, कैश पे काम हो रहा होता है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तो आपने 10 लोग देख रहे होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर यार। हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? फिल्म कैश मतलब विंडो कैश है ना जी, लेकिन प्रोड्यूसर को पैसे का मिलते हैं 1 साल के बाद। सही, चले मैं बेचारा पिटने वाला हो इस पे क्या सर? पैसों से मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़े अगर 2 मिनट। जी जी। अब राशिद भाई ने बोला कि पीएसएल इंडस्ट्री नहीं बनी, वो इसलिए नहीं बनी, या कोई पीसीबी उस तरह का इदारा नहीं बना। एक कमेटी है पूरी दुनिया की, जो सीनियर एक्स प्लेयर्स होते हैं ना 8-10, सारी चीज़ों को वो सॉर्ट करते हैं। मेरिट का वो ख्याल रखते हैं, किसी प्लेयर को कोई मेंटली वो अपसेट है या कोई भी चीज़ है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से डिसीजन निकलता है। अभी इन्होंने बोला कि हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसी तरह इनकी इंडस्ट्री के अंदर भी एक टीम बनाई जा सकती है, जो कि दुनिया में है। 8-10 सीनियर लोग जो हैं क्रेडिबल, और जिस तरह उन्होंने बोला कि पैसे नहीं मिले प्रोड्यूसर को, ये सारा उनके थ्रू एक एल्गो बनता है, जो पाकिस्तान में नहीं करने देंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि फिर करप्शन बंद हो जाएगा। इकोनॉमी पे भी मैं बात करना चाह रहा था। इस साल हमने देखा 2024 में, और आई थिंक आपसे ही सोहेल साहब शुरू करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 2024 का जो पहला क्वार्टर था वो फिर भी वल्नरेबल था, लेकिन आखिर में हमने कुछ स्टेबिलिटी देखी है। तो आप जो स्टेबिलिटी हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखी, तेज थी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतरी आई है आपके ख्याल में उसमें? इसका इस तरह तजिया है कि लोग समझते नहीं है। अगर मैं 23 से कंपेयर करूं, 24 तो बेहतर था। अगर मैं 17-16 से कंपेयर करूं तो बेहतर नहीं था। शायद हम इधर बैठे इसीलिए हैं, हाँ, हम इसीलिए बैठे हैं कि हम 23 से 24 को कंपेयर करें, तो वो तो तमाम आप इशारे ले लें, उसमें बेहतर था। 31% था 2023 में इन्फ्लेशन, जो 13% हो गया है, और आजकल तो 4% हो गया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट 2024 में माशी एतबार से यही था कि हम डिफॉल्ट से बच गए, जिसके खदशात थे शायद। नहीं, डिफॉल्ट से तो आप 2023 में बच गए थे, जब आपको जून 30 को IMF का लोन मिला था। इसके बाद IMF ने आपसे बिजली के रेट डबल कराए, गैस के रेट 4 गुना कराए, हर चीज़ के रेट बढ़वाए, तो इन्फ्लेशन 30-35% हो गया था। आई थिंक इस साल जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है 2-3, एक तो इन्फ्लेशन कम हो गया, दूसरा आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, बल्कि 2% बढ़ी है। तीसरा, जो IMF चाहता है और जो होना चाहिए हमारे मफाद में है कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है 2024 में, प्राइमरी अकाउंट सरप्लस हुआ है 2024 में, और ये शायद 20 साल के बाद हो रहा है। तो इसकी सख्ती से एक आम आदमी मुतासिर है, जिसके लिए मायूसी भी फैल रही है। तो मेरे हिसाब से 2023 के मुकाबले में तो 24 काफ़ी बेहतर आए। 1-2 चीज़ें जो नहीं हुई हैं, जो नेगेटिव हैं, कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, क्योंकि महंगाई हुई,
फिर करेंसी की मार पड़ी, फिर बहुत सारे और इश्यूज हुए, तो वहाँ रोज़गार पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मायूसी है। भाई एक मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ, ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, आफ्टर कोविड पूरी दुनिया में ये सिचुएशन हुई है या सिर्फ हमारे यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ हुई है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा हुई है। दुनिया में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है, इसलिए कि वो कमबैक के बाद हमने वो कमबैक को शायद मिसयूज़ किया सियासी मफाद के लिए, ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए, फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई, फिर एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आई, फिर दूसरी हुकूमत से एक और हुकूमत आई, फिर इंटरिम हुकूमत आई, तो ये जो चेंजेस है ना, इसने चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमारा, जिस तरह हम शुरू में कह रहे थे, मसला पॉलिटिक्स का ही है, और पॉलिटिक्स का भी ये मसला है कि हमें अच्छी बुरी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें एक ही हुकूमत चाहिए, 5 साल एक हुकूमत, उसका जो भी नाम दे दें। तो इकोनॉमी पे आते, मेरे ख्याल में तो अगर आप 10 इशारे लें तो 7-8 ऐसे इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 23 के मुकाबले में हमें बेहतरी नज़र आई है, मगर ये बेहतरी शायद वो बेहतरी नहीं है जो हम 2016-17 में छोड़ के आए थे। आरिफ साहब, आपकी क्या राय है साल 2024 पे माशी एतबार से? और एक जो कॉमन सवाल इस वक्त पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई 1,16,000 का इंडेक्स टच किया, क्या वाकई हालात इतने बेहतर हैं या फ्यूचर क्या इतना बेहतर नज़र आ रहा है कि मार्केट इतना बूम कर रही है? देखिए, इकोनॉमी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं और एक है आवाम के फाइनेंसेस हैं। तो जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, हम जब ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, तो वो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है आवाम के फाइनेंसेस बेहतर नहीं हुए हैं। उस पर मैं थोड़ी सी जो है वो बात करूँगा। तो आम लोग जो है वो बहुत ये ताज्जुब से ये देखते हैं कि जब हम ये तारीफ़ करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई और इकोनॉमी अच्छी हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये है कि उसमें महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। तो जो महंगाई हो गई है वो कम नहीं हुई है, वो तो जाहिर है अब उसके अंदर बहुत उस लिहाज से लोगों की इनकम 2 साल में नहीं बढ़ी और इनकम जो है वो नहीं बढ़ी। तो ये सिलसिला कि जिस तरह सोहेल ने सारे गिनवाए चीज़ें कि हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े, हमारे रिजर्व्स बढ़े, रीपेमेंट, हमारी ऑब्लिगेशंस वगैरह। तो जब ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद ही फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो अब हम 2 चीज़ों में वी आर लेगिंग बिहाइंड। एक तो हमारा जो FBR रेवेन्यू टारगेट है उसमें हम बिहाइंड हैं। दूसरा हमारा GDP ग्रोथ जो है वो बहुत ही मायूसकुन है अभी जो है चाहिए। तो अब लोगों को जो है 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि प्राइसेस कम हो, और ये जो भी बात हो रही थी कि कोविड में ये हुआ, तो कोविड में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद जो है ये जब रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई और कमोडिटी सुपर साइकिल चला, उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिस गया, और वो पिस जाने की वजह से और फिर रुपए की हम कोई वैल्यू को हम डिफेंड नहीं कर सके, इतनी जो डिवैल्यूएशन हो गई, उससे महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वो महंगाई जो बढ़ गई तो वो लोगों को अभी तक बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों की कोई सैलरीज तो जो है वो नहीं बढ़ी है। तो अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि हम इन 2 एरियाज़ को जो है वो टारगेट करे गवर्नमेंट। और वो टारगेट जो है वो किस तरह हो सकता है? देखें, अभी SIFC बनी है, तो SIFC में उन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे हैं उसमें एग्रीकल्चर रखा है, IT रखा है, माइनिंग रखा है, और उसमें कंस्ट्रक्शन को भी जो है होना चाहिए था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो उसमें इस वक्त जो है बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बिलो कैपेसिटीज़ चल रही, 40% 45% पे चल रही। अब उसकी कैपेसिटी अगर हम 40 से 80 पे ले आते हैं तो हमारा 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है, और रोज़गार लोगों के जो है, आप इमेजिन करें कि उससे कंस्ट्रक्शन हो तो उससे रोज़गार इमीडिएट जो है वो लोगों में बढ़ जाएगा, वो GDP ग्रोथ में जो है वो ऐड कर रहा होगा। तो वो सेक्टर। एक और जो लोगों में बहुत गलत फहमी है मेरी नज़र में समझता हूँ कि अगर ये ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। मैं इस चीज़ से जो है वो एग्री नहीं करता। वो तो पॉलिसी मेकर को चाहिए कि किस एरियाज़ में टारगेट करना है ग्रोथ। अगर आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ टारगेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, IT में करते हैं, तो वहाँ तो जो है वो कोई करंट आप उस एरिया में करते हैं जो एक्सपोर्ट। मैं इस पर ज़रा और तफसील से बात करूँगा कि 2025 में हम क्या क्या मजीद कर सकते हैं, लेकिन सभा किस तरह इम्पैक्ट कर रही है ज़िंदगी?
मुश्किल ही है सबके लिए। महंगाई का इम्पैक्ट इंडस्ट्री वगैरह पे भी बुरी तरह से पूरी तरीके से इफेक्ट होता है प्रोडक्शन हाउसेस का बिजनेस वगैरह 100% होता है। वो होता है, वो तो है, लेकिन उसके साथ जो और हम पे चीज़ें डालते हैं ना, मैं तो एक आम आदमी के लिहाज से बात करता हूँ, मतलब लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एक गाड़ियों पे इतने टैक्सेस लगा दिए, फिर पीटीए जो है हमारे सर पे ला के 16,000 से शुरू हुआ, आज एक 80 पे ला के खड़ा कर दिया है। सो हर तरह के टैक्स हमसे ले रहे हैं, लेकिन वो फैसिलेशन भी तो हमको साथ में मिलती जाए ना, वो सिक्योरिटी मिले, वो हॉस्पिटल्स मिले, या वो तमाम चीज़ें हमें मिल रही हो तो वी डोंट माइंड। वो इंसान जो एक दिन की मजदूरी पे कमाकर अपना घर चला रहा है, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट। और जैसे आरिफ साहब ने कहा कि पे स्केल लोगों की इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ी है, इनफैक्ट उल्टा हुआ है। लोगों की एक तो तनख्वाह, क्योंकि अगर आप 3 साल का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखें इन्फ्लेशन का 60-70% है। किसकी तनख्वाह 60-70% बढ़ी होगी? इनफैक्ट 60-70% तनख्वाह नहीं बढ़ी, मगर इनकम टैक्स जरूर बढ़ गया, तो जिसकी वजह से आपको डबल इम्पैक्ट आया है लोगों को। और ये जो मायूसी की बात हो रही है वो इसीलिए है। आपको मेरा नहीं ख्याल कि 3 साल से पहले लोग इसलिए प्रॉब्लम में नजर आए होंगे अपने आसपास कि वो ये कह रहे हो कि वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। आपको जरूर लोग मिले होंगे कि बिजली का बिल आपके घर के रेंट से ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, रेंट का मसला हो रहा है, बच्चों की फीस का मसला हो रहा है। पाकिस्तान में 2 मसाइल मैंने बहुत कम देखे थे कि लोग ये कह रहे हो कि खाने पीने का मसला हो रहा है या फिर हम बिल नहीं दे पा रहे हैं। आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, गैस इतनी महंगी कर दी, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, फिर सैलरी पर आपने इनकम टैक्स लगा दिया कि आपने बेसिकली जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है उसका तो गला ही घोट दिया, जो नीचे और लोअर क्लास है उसको बहुत ज्यादा मुश्किल सोच भी मार दी। और अगले साल क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2024 में एक ऐसा मोमेंट था जिसमें सब पूरी पाकिस्तान जो है वो, अगर आपका सियासत से ताल्लुक है और उसमें कुछ इश्यूज हैं आप उसको भूल गए। सैड नेशन नहीं, लेकिन एक मैं उसी पे पॉइंट पे आ रहा हूं, बात है, आप देखें लोगों के चेहरे तो यू आर राइट कि हम शायद बड़े मायूस और डिप्रेस हो गए हैं, वी आर अ सैड नेशन। बट 2024 में एक ऐसी खुशी अरशद नदीम ने हमें दी थी ओलंपिक गोल्ड जीत के, जिसमें जो इंसान जो काम करता था, जो परेशानी थी, वो आप भूल के उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान पहली मरतबा एज एन इंडिविजुअल किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। हमने उस पे भी टैक्स लगाया। व्हाट अ हिस्टोरिक विन। नहीं लगा कामयाबी नहीं लगा। मेरे ख्याल से मैं और रहमत भी यही याद करके आए थे, जब स्पोर्ट्स की 2024 की बात होगी तो अरशद नदीम की होगी। छोटी-छोटी खुशियां, और उन्होंने जो किया उससे हमें स्पोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। वजह ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद थे, फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की, उसके बाद आईपीसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर। आईपीसी के मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तमाम गेम, क्रिकेट के अलावा सारे अंडर आईपीसी हैं। जी वहाँ से नोटिफिकेशन निकला और तमाम डिपार्टमेंट में गया, जिसके बाद एक रोज़गार खुलता है। वैसे ज़ुबानी तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये क्रेडिट सारा अरशद नदीम को जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है उन्होंने उन यंगस्टर्स के लिए। एक्चुअली हम लोग फ़ायदा नहीं उठाते। हमने जहांगीर खान साहब से फ़ायदा नहीं उठाया, जानशेर खान साहब से फ़ायदा नहीं उठाया। वो जीत को हम सेलिब्रेट करना जानते हैं, वो जीत किस वजह से हुई उसका पीछा नहीं किया हमने, वो किस स्ट्रगल से आए उसका पीछा नहीं किया। उनके ज़माने में स्क्वाश कोर्ट होने चाहिए थे कराची से पेशावर अब तक तो अरशद नदीम पे फिल्म बन जानी चाहिए थी यार। अरशद नदीम की इन्वेस्टमेंट तो हो गई, इंडिविजुअल का बेनिफिट हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं लग रहा। इस पे आपको अकेडमीज बनाए, इसका मतलब है टैलेंट मौजूद है स्क्वाश का, हॉकी का, बिल्ड करें आप। हम हॉकी को खत्म कर गए, वहाँ पे रूल चेंज हुए, ऑस्ट्रोट्रॉफी हम उसको छोड़ गए। उनके जो प्लेयर थे हॉकी के वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। हॉकी पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आई थिंक ये तीसरा कंसेक्यूटिव ओलंपिक था जिसमें हमारी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, जबकि एशियन जो चैंपियनशिप थी उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया था और वो भी बड़े बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी हॉकी टीम वहां तक पहुंची। जो इंडस्ट्री जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चलाने वाले हैं कि पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो आईपीसी हो या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो, चाहे इंटर यूनिवर्सिटीज़ में लोग काम करने वाले सब सरकारी हैं। तो सरकार में जो ऑर्डर आता है वो तो करना पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल चाहिए। अगर आपको मिनिस्ट्री चाहिए पाकिस्तान में स्पोर्ट की, तो जहांगीर खान से अच्छा इंसान कौन था? लेकिन आपने किया वैसे कि जो लियाकत जिम्नाजियम के बाहर सिर्फ रोड बना रहे हैं, 42 करोड़ रुपए आपने वापस दे दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट्स की। फिर आप देखते हो ओलंपिक में सबसे आखिर में हमारे लोग आ रहे होते हैं। सही बात है, और इस पर हमें बिल्ड करना चाहिए। क्रिकेट पे बात करना ज़रूरी है जब खेलों की बात हो रही हो। अहमद साहब, हाँ मैं अहमद भाई से ही पूछूंगा। साल का आगाज़ बहुत बुरा था पाकिस्तान का, और क्योंकि क्रिकेट पैसा स्पोर्ट है जिसमें आपको पता है एडवर्टाइजमेंट भी है, बोर्ड के पास भी पैसा है, तो वहाँ पे ये कंप्लेंट्स भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बहुत बुरा स्टार्ट, वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए, इंडिया से हार गए, पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में हम बाहर हो गए, लेकिन एंड हमने बेहतर किया है। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हराया हमने पहले टेस्ट मैच हारने के बाद। हम ओडीआई सीरीज़ जाके जीते ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर 22 ईयर्स। हमने साउथ अफ्रीका को भी रिसेंटली 3-0 मारा है।
तो टेस्ट मैच में, ओडीआई में ज़बरदस्त कमबैक, T20 में अभी भी हम थोड़े वल्नरेबल हैं। ओवरऑल कैसा देखा 2024 आपने? नीचे देखा, और वो इसलिए क्योंकि लोग स्टबन हो गए हैं। अब लोगों को ये परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। वो जिसे कहते हैं ना बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि हाँ कब हमारा लिया हुआ डिसीजन ठीक बैठ जाए। अब क्या क्यों अच्छा गया ये जो आप गिनवा रहे हैं सारा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स डाले हैं। ये हम पिछले क्या 8 महीने से बैठ के नहीं बोल रहे थे कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को डालो। किस तरह आपने बाबर आजम को जब कप्तान हटा दिया था तो ये चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने किसके कहने पे कैसे अब्रप्टली जो है ना उसको दोबारा बना दिया। अब वो जो वर्ल्ड कप में उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कराया, इसका जिम्मेदार बाबर आजम है या मोहसिन नकवी साहब है। तो इस तरह के डिसीजन जब आप लेंगे और वन मैन शो करेंगे तो कभी भी चीज़ें नहीं होंगी। फिर लोग वो भर्ती हैं, लोग इसलिए वो भर्ती नहीं है कि जो कॉम्पिटेंट है, लोग वो भर्ती हैं कि यार इसके पास मेरे राज है। तो जब इस तरह के लोग भर्ती होंगे आसपास, उन्होंने क्या, और फिर कुछ लोग होते हैं जो हुआ परफॉर्मेंस में, ये क्या कैप्टन रिजवान को बना दिया, कोच आकिब जावेद आ गया, सेलेक्टर आ गया, उस वजह से हुए? देखिए एक तो रिजवान कप्तान हमने बोला, या कप्तानी ने बोला, कप्तान आ गया, रिजवान आ गया, आकिब जावेद भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ें देखें कि यंगस्टर्स आए, बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो हैं वो चाहे नुमान ने की इंग्लैंड की सीरीज़ में, साजिद ने की हैं, कामरान गुलाम ने की हैं। आपको पता है कामरान गुलाम के लिए हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के पिछले 6 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं, और वो उसका पीक तो मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले था। उनके बारे में ये बोला जा रहा था कि डोमेस्टिक में औजार नहीं है। आप देखिए कि अगर मैं डोमेस्टिक में खेल रहा हूँ और मैं ये चेयरमैन का बयान सुन रहा हूँ कि हमारे पास औजार नहीं है, तो मैं कितना नीचे चला जाऊँगा। वो आपका साइकिल है, मैं तो कहूँगा मैंने क्रिकेट खेलनी नहीं। तो इस तरह की नॉन प्रोफेशनल बयान जो उन्होंने दिए, उसके बाद जब लेके आए उस बच्चे ने अभी तक आपको पता है 200 कर बैठा है वो पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आपने 6 से 7 यंगस्टर डाले हैं तो रिजल्ट आपकी फेवर में आ रहे हैं, तो उनको देखी देखी भी सीनियर परफॉर्मेंस करने लग गए। सो वही चीज़ हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये जो स्टबननेस आ गई है ना, बेइज्जती प्रूफ होना, ये निकालना है, कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आना नीचे से ऊपर। कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो जो सीनियर्स है वो भी परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली। सही है। जैसे क्रिकेट की बात हुई, चौथे गियर में सीधी बात की। क्रिकेट में तो जाहिर बात है पूरा। ये बड़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फैसल कुरैशी भाई, स्पिन बॉलिंग करते हैं और हमारा अक्सर मैच भी पड़ता रहता है। फैसल बड़ा सुना है आपका, जरा आए तो सही किसी दिन देखें तो सही है यार, खेलेंगे बिल्कुल। हाँ वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। अच्छा लेकिन हार्ड लक हमारे कुछ दोस्तों की हार्ड लक है, आज तक नहीं जीते हम। ये स्नूकर खेलते हैं बहुत अच्छा। हाँ स्नूकर क्रिकेट। लेकिन मैं सबक कवर जो है मुझे ये पता चला है रिसेंटली गो कार्टिंग का इनको बड़ा शौक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो उतना एज अ स्पोर्ट नहीं खेला जाता, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे खेलते हैं। लेकिन क्वीनू में वहाँ रियली कहाँ पे? लाहौर। वाओ, गो कार्टिंग। गो कार्टिंग ये आपका ड्रीम था कि जब बचपन में कि गो कार्टिंग से फार्मूला 1 की तरफ जाऊं? नहीं सीरियसली, आई लाइक जो चीजें मुझे चैलेंज करती हैं। सो गो कार्टिंग इट्स काइंड ऑफ यू नो यू आर फोकस्ड track पे, it's not being you know on the track, but focus, thrill चाहिए आपको, मुकाबला, yeah, that excites me. Nice. Yeah, go karting, that's why I like go karting. आप सब क्रिकेट चल रही है अभी आपकी भी? बिल्कुल चल रही है। स्टैंड आउट प्लेयर कौन था या परफॉर्मेंस क्या लगी 2024 में आपको? आई थिंक ये आसिम अयूब है, गुलाम है, साइम अयूब जो है वो आई थिंक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं तो देखने के लायक होता है। आई थिंक हाईलाइट ऑफ दिस स्टाइलिश जो है वो क्रिकेट में तो साइम अयूब उसके लिए तो मैं समझता हूँ जो रिजवान और इनकी तो कंट्रीब्यूशन जो है वो रही है, और मैं समझता हूँ बाबर आजम की भी कंट्रीब्यूशन को जो है बिल्कुल रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन जो नए वक्त की जो ज़रूरियात हैं वो यंग बच्चों में ज़्यादा होती है, वो दिलेर होते हैं, उनको ये डर नहीं होता है कि मेरी अपनी रेपुटेशन को बचाना है, उनको तो ये कि खुल के खेलना होता है। जिस तरह वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ का जो है, और फिर आप ये देखें इसमें मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि साइम अयूब को उन्होंने बड़े अच्छे चांस दिए, उनको मौका दिया। आई थिंक मैं चांस दिए एक दफा जब डेब्यू किया था उसके बाद कंसिस्टेंटली उसको वाइड बॉल में ओपन करना चाहिए था, उसको कभी शफल करते हैं कभी ड्रॉप करते हैं। लेकिन हाईलाइट जो 2024 की वो ये है जो आरिफ साहब ने भी कही, उन्होंने साइम को भी आसिम बना दिया, आसिम अयूब। मेरा ख्याल है कि साइम की वजह से काफी इंपैक्ट है, मतलब साहब भी कह रहे हैं कि साइम की वजह से बना। He's just kidding. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ गया, आप समझ रहे हैं ना कहाँ जा रहे हैं? जी जी, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में भी कि मज़ा आना बंद हो गया था। अब मज़ा पाकिस्तान को बैटिंग देखने का दिल चाहता है कि जब तक साइम अयूब है मज़ा आ रहा है। आई होप कि फ़खर जमान को भी दोबारा डाला जाए, जो ये बहुत अहम बात कर रहे हैं
कि भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आपकी ईगो से ज़्यादा बड़ी है, उसे बीच में मत लाया करें, क्रिकेट का सोचा करें, ये ना सोचा करें कि जब तक मैं सही साबित नहीं होऊंगा तब तक एक्सपेरिमेंट्स करता रहूंगा। कुछ बातें अगर वक्त पे सुन ली जाती तो शायद हम इतने बुरे पीरियड से ना गुजर रहे हो। याद है ना आपके खेलों पे अगर तभी हो गई होती तो तब भी ये डिसीजन आ जाने थे। अब वो देखे उन्होंने कितनी अच्छी बात की, हालांकि वो पता नहीं कितनी क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा खेलते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो वक्त का जो तकाजा है वो कहते हैं कि यंग खून को लेके आओ। अब आप देखें वहाँ बुमराह बॉलिंग कर रहा है, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर है, और उसको वो एक ऑस्ट्रेलिया ने डेब्यू कराया नए बॉल पे, वो स्कूप पे छिक्के मार दिए। 19 साल का लड़का है। कमेंट क्विकली ऑन क्रिकेट एंड अरशद नदीम 2024 क्या फीलिंग थी जब आप पता चला कि ओलंपिक जीत गए? अरशद नदीम की दफा तो यू नो लाइक वी वर ऑन 7th स्काई, और खुशी का लेवल ही कुछ और था, बहुत खुशी थी, अब भी है ऑब्वियसली, लेकिन क्रिकेट पे ये है कि थोड़ा डाउन थे, फिर उठे, फिर डाउन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता। आई अग्री विद सर्टन थिंग्स जो अहमद बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच करके हमें चलानी पड़ेंगी। जैसे हम प्रोडक्शंस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब सीनियर्स एक्सपीरियंस और यूथ का एक सीनियर्स हों जूनियर्स हों आपस में मिला के जब वो प्रोडक्शन सामने आती है तो वो चीज़ नज़र आती है लोगों को। और ऐसी बहुत सारी मिसालें लोगों के सामने मौजूद हैं। लोग स्टार्स भी देखना चाहते हैं, लोग प्लेयर्स भी देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, लेकिन उसमें ईमानदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कुछ ये अंदर की बातें ये लोग जानते हैं वो हम नहीं जानते। आई थिंक यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बट एट द सेम टाइम दोज सीनियर्स हैज टू बी रियली ऑनेस्ट। वो बच्चों को बनाएं ना कि उनको बिगाड़ें, क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैं ऐसी बहुत मिसालें भी बैठ के मुझे याद है मैं दे सकता हूँ जहाँ पे उनको बिगाड़ा गया, बनाया नहीं गया। तो वो सीनियर्स जो बच्चों को बनाए वो चाहिए। लेकिन अभी रिजवान के अंडर यू नो पीपल आर गेटिंग प्रॉपर चांसेस। अबरार आए, सैम अयूब सेंचुरियां कर रहे हैं। नहीं ये वो उसका क्या नाम है? कोई कमेंट सभा से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्रिकेट तो देख रहे होते हैं सब, लेकिन वो वाकई एक अरशद नदीम का वो वाला टाइम था जिसमें हर शख्स पाकिस्तान में जो है, हर न्यूज चैनल भी हमने घर की चीजें उठा के फेंकनी शुरू कर दी थी, जैवलिन फेंकने जा रहा है। ये वो मोमेंट आपको कैसा लगा जब पाकिस्तान गोल्ड जीता? हम पागल हो गए। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो रूम फॉर डाउट कि उन्होंने हमें प्राउड फील कराया दुनिया में। अगेन बट माय पॉइंट इज अपनी मेहनत से वो आगे आए। हाँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा and that's very sad. We don't know how क्या पॉइंट उठाया है? Seriously. We don't know how to make a star. We should work on that. कि हमें पता होना चाहिए, हम जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं बच्चे, हम सारे ऐसे बने अपनी अपनी मेहनतों कितने हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, और किसी के पीछे भी। कितने दुख की बात है जब हम अपने मेहनत और बलबूते पे जाके नाम बना लेते हैं, और वहाँ से जब हमें अप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल जाती है, देन यू एक्सेप्ट योर स्टार। पहले क्यों नहीं पहचान होती? सही बात है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि अरशद नदीम जैसे लोग, आप जैसे लोग लोगों को इंस्पायर तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे आप उन टैलेंटेड लोगों को ग्रूम करें ताकि वो आगे आ सकें। तो इस पॉइंट, अगर हम खेलों की बातें कर रहे हैं तो स्नूकर को नहीं भूलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस साल में जो है आसिफ ने तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, थर्ड टाइम एमेच्योर चैंपियन बने आसिफ, मोहम्मद आसिफ। तो मोहम्मद आसिफ साहब, आपकी भी जो जबरदस्त पाकिस्तान के लिए खिदमत है, आपको सलाम है। एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद फिर हम बात करेंगे इन्हीं 4 शोबों में 2025 में क्या होने वाला है और क्या होगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे कैसा था 2024 और कैसा होगा 2025। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे 2024 पर। अब बात, ब्रेक पर जाने से पहले एक और बात थी जो मुकम्मल नहीं हुई। फैसल भाई ने कहा था कि एक बंदा है जो जीता नहीं, वो कौन है? आज तक नहीं जीता। ये अब पकड़ लिया इसने। कौन है वो? ये जब तक निकालेगा नहीं ना अपने सिस्टम से ये बाहर तो ये सिस्टम आगे नहीं चल सकेगा। अगली दफा आप लोग अहमद को खिलाइएगा। अरे ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए नहीं टीम मतलब हार जीत कुछ नहीं होता। खेलते कहीं भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कहीं कर लो जो भी करना है। टीम बनती है ऐसे तो सर, हम टीम ही है। 1 वर्सेस देखिए, लेकिन हार जीत कुछ नहीं होता, अपना बेस्ट देना चाहिए शाहजेब, और फिर आप नतीजा जो भी निकले। नहीं सर, हार जीत भी होता है। ये हार जीत, अब तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है सर, थक गए हम, जीतो। नहीं तो ये कहना ये चाह रहे हैं इनकी टीम ज्यादा जीती है मेरे ख्याल से कई मरतबा मैचेस, बट ये टीम स्पोर्ट है ना, ये तो इंडिविजुअल स्पोर्ट तो नहीं है। तो मुझे क्यों आप टारगेट कर रहे हैं फिर? क्योंकि इंडिविजुअली तुमने परफॉर्म नहीं किया। चले
ये बात भी सही है। सबसे ज्यादा मजा उधर आया है। चलिए 2025 में सबसे पहले सियासत में बात करेंगे। तो शाहजेब, आने वाला साल जो है 2025, उसका स्टार्ट भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात से हो रहा है। आपको लग रहा है कि सियासी एतबार से ज़्यादा स्टेबल होगा? मुश्किल लगता है मुझे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आए। एक तरफ ये फैसला नज़र आ रहा है कि सिस्टम को चलाना है, दूसरी तरफ जाहिर है ये फैसला है कि हमने किसी भी तरीके से अपने लिए स्पेस बनानी है, इस सिस्टम को नहीं चलने देना है, इस सिस्टम को कबूल नहीं करना है। डायलॉग एक अच्छा आगाज़ है, यानी कि दोनों तरफ रियलाइजेशन है कि डायलॉग होना चाहिए, मगर डायलॉग के बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि डायलॉग की कामयाबी पर सवाल उठाती हैं। मुझे लगता है कि 2025 में ये हुकूमत चलेगी, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ चलेगी ये मुश्किल नज़र आता है, मगर चल जाएगी, ये आसार नज़र आ रहा है। सही। और हामिद मीर साहब की तरफ जाएंगे, उनसे भी यही सवाल करेंगे। मीर साहब, आपने कहा 2024 का जो साल था उसमें मायूसी बहुत ज़्यादा थी, क्या 2025 आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है या स्टेटस को बरकरार रहेगा? और जैसे शाहजेब ने कहा हुकूमत चलती नज़र आ रही है उनको, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे? और इमरान खान की रिहाई क्या साल 2025 में मुमकिन है? देखें, ये एक सवाल में बहुत से सवालात हैं, तो कोशिश जो है वो हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि जो वाक़यात 2024 में हुए, जिस किस्म की मायूसी 2024 में फैली, जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान को छोड़ के 2024 में बाहर चले गए, वो 2025 में ना हो। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगर मैंने और आपने पाकिस्तान में रहना है तो हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान में ही हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ मेरे और आपके उम्मीद करने से तो मामला बेहतर नहीं ना होंगे, कुछ ना कुछ तो हमें खुद भी करना होगा। अगर हमें कोई चीज़ें गलत नज़र आ रही हैं तो उनको गलत कहना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको गलत पॉलिसियों की वजह से मसाइल के भंवर में फंसाया जा रहा है, तो उन गलत पॉलिसियों पे तनकीद करने की जुर्रत भी पैदा करनी होगी। अगर हम मसलतों का शिकार होकर खामोशी से बैठे रहेंगे और कहेंगे यार वो तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो मेरे लिए भी बड़े मसाइल थे, मेरे पे भी बड़ी पाबंदियाँ लगी थी, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अब इमरान खान अंदर है, जेल में है, तो मैं क्यों उसके लिए आवाज़ उठाऊँ? तो मैंने इमरान खान के लिए तो आवाज़ नहीं उठानी ना, मैंने तो ये इस इशू पे आवाज़ उठानी है कि जो गलतियां इमरान खान ने की वो गलतियां शहबाज शरीफ की हुकूमत भी करेगी, तो उसके लिए मुझे कोई ज़ाती नुकसान नहीं होगा, उसके लिए पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उसने शहबाज शरीफ को अंदर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इमरान खान को अंदर कर दिया। तो कल को फिर हालात बदलेंगे, हालात तो बदलते हैं, कभी कोई एक तरह के हालात तो रहते नहीं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो उस वक्त से डरना चाहिए जब वक्त बदलेगा और फिर कहीं वही कुछ ना हो जो आजकल हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आजकल हो रहा है ये आने वाले वक्त में ना हो। और आने वाले वक्त में एक तब्दीली जो होने वाली है वो है अमेरिका में। 20 जनवरी से ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। क्या उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी? आई थिंक मैं जो देखता हूँ पाकिस्तान में हमेशा हाइब्रिड मॉडल जो है वर्क करता है। जहाँ भी हाइब्रिड मॉडल में डिस्टर्बेंस आती है तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जो ज़रूरत इस बात की है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं और दूसरे पावर्स भी जो है वो को एग्जिस्ट करना सीखें, और को एग्जिस्टेंस जो है वो अगर को वो मैनेज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पास्ट में भी ठीक चला है, जब भी चला है, और जब भी ये चैलेंज हुआ है तो हमने देखा कि जब 2017-18 में भी जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो वो यही था कि भाई दूसरे जो फोर्स है उनके साथ उनके इख्तलाफात हो गए। फिर जब ये 2018 वाली जो हुकूमत आई और उनकी भी जब बारी जो है पूरी जब हो गई, जब उनके इख्तलाफात जो है वो रहे, अब दोबारा जो है वो ज़रूरत इस बात, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रू सेंस में तो पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है। तो वो सारा मैनेज्ड ही चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। जैसे फैसल साहब ने शुरू में ही कहा कि भाई मैं जो है वोट दिया और मैंने वोट को देखा तो वो वोट तो मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ भी हमने सारे डब्बे वब्बे डब्बे भरने के कंपटीशन जो है वो हम देखते रहे हैं इलेक्शंस में। तो इलेक्शन के ज़रिए जो है
बहुत अब इनको भी पता चल गया सबको, कैंडिडेट को, कि ये पब्लिक वोट से जो है वो नहीं जीता जाता, किसी और तरीके से जो है शाजिब ने भी वो जाता। उस मामले को जो है वो एड्रेस करना होगा, जब जाके चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में। कोई कमेंट, हाइब्रिड सिस्टम जो इस वक्त है जिसका जिक्र किया, वो तो आपको कंटिन्यू होता हुआ इसी तरह नजर आ रहा है या कोई चेंज नजर आ रहा है उसमें? देखिए, मैं शायद शाजिब साहब की बात से एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि इतने हमने तजुर्बे किए हैं पिछले 6-7 साल में ना। देखिए, बहुत हम पीछे रह गए 6-7 साल में। वैसे तो पीछे थे ही, इन 6-7 साल में कोई ज़्यादा ही रह गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुकूमतें चेंज हुई, बहुत मायूसी हुई। तो बज़ाहिर लग रहा है ये चलता हुआ रहेगा। क्योंकि जो आपने कहा ना, देखिए ये जो बड़े मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल, वो भी 2025 का आउटलुक देख रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का आना और उसकी पॉलिसीज बड़ी अनसर्टन है। वो एक है ही नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ग्लोबली मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा फैसला करेंगे कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज चाइना इंडिया वो तबाह हो सकती हैं, या उसमें स्लो डाउन आ सकता है। ये कुछ ऐसे भी फैसले कर सकते हैं जिससे कुछ मुल्कों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इसकी दो इम्प्लीकेशन है। एक तो ऑब्वियसली सियासी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो वहाँ से प्रेशर आ सकता है, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ, तो पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। बल्कि ये उसके फ्लिप साइड ये देखी जा रही है कि शायद वो चाइना के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो। तो अगर चाइना के ख़िलाफ़ ज़्यादा हुआ और पाकिस्तान में जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो बैलेंस क्रिएट डिप्लोमेटिकली कर रहा, वो भी एक चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, अमेरिका से भी हम करीब रहना चाहते हैं, वो एक इशू। और हमने ये शायद किया है पिछले 2-3 सालों में, टोटली प्रो चाइना होके हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और यही रीज़न है कि IMF का एक प्रोग्राम आपको मिला, तवक्कुआत के बरक्स अच्छा मिला, वो पूरा हुआ, फिर दूसरा मिला, तो बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बैलेंस करना शुरू कर दिया। और समझो, हमने शुरू में बात की थी, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि किसी की राय से इख्तलाफ भी बर्दाश्त नहीं होता। आपको लग रहा है कि 2025 में उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, और कैसे आ सकती है, क्या करें ऐसा हम? जहालत ख़त्म कर दें तो बेहतरी, तो टॉलरेंस पैदा हो जाएगी आपको? बिल्कुल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं बड़ी पॉजिटिव इंसान हूँ। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग, सिंस वी आर ऑल रेजिलिएंट, ये 2025 अच्छा ही आया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फैसल साहब, क्या राय है आपकी 2025 पर? उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बात इतनी सी है कि व्हेन यू आर लॉयल टू योर कायम अयूब कर लेंगे क्या? कश्ती पार कर लें? अच्छा, क्रिकेट पे आ गया। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं या जो भी बात करूं, यार देखें, आपका एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, एज एन एक्टर या एज अ क्रिकेटर, आप किसी भी फील्ड में हैं, एज अ जर्नलिस्ट, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट आप पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। खौफ खुदा बहुत ज़रूरी है। तो अगर पाकिस्तान से लॉयल होकर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, इट्स ऑल्सो अबाउट जो हमारी आवाम है, हम सबको मिलके करना है। आवाम कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ कि फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, चूँकि टैक्सेस की जब हम बात कर रहे थे, बिजलियों के बिल हैं। मेरे सेट पे एक लड़का बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मुझे कहता फैसल भाई 2 कमरे हैं, मेरा बिल 1,10,000 रुपये आया। तो आप ये बताएं कि आप 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला 1,10,000 कहाँ से देगा, जो 1,500 या 1,000 रुपये पर डे पे काम कर रहा है बच्चा। सो देयर आर पीपल जो बेचारे बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, हमें उनको भी ईज़ करना है। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें जब दुनिया में देखता हूँ और वो आके पाकिस्तान में देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है शहजाद कुछ चीज़ों पे। दुनिया में जो मिडिल क्लास है उसको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की जाती है। मिडिल क्लास ग्रो कर रही होती है, हमारे यहाँ श्रिंक कर रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी सवाल करता हूँ ना, एक खरबपति करोड़पति आदमी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उस पर आप अगर वो एक फ़ोन लेता है और उस पर उसको 5 लाख देने पड़े या 10 लाख देने पड़े, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो गरीब आदमी या मीडियोकर है, उसको कितना अच्छा लगता है कि उसका बेटा भी या उसकी बेटी भी एक अच्छी छोटी गाड़ी चला ले या एक अच्छा फ़ोन इस्तेमाल कर ले। नहीं कर पा रहे हैं, सही बात, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हम एक साइकिल में फंस गए कि यार ये यहाँ से जुगाड़ कर लो, लोग 2 नंबरी पे उतरेंगे, लोग छीनमतानी पे उतरेंगे। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। सही। मैं अगर पॉलिटिक्स पे राशिद भाई कोई कमेंट स्टेटस कोई रहेगा? देखिए, जो बोया था वो काट रहे हैं,
1970 का इलेक्शन, 1979 का इलेक्शन, वो जो गलतियां थी आज तक हम उसको लेके साथ चल रहे हैं। सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से। सीख सक ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जो सरमायादार हैं वो आपको मुल्क चला रहे हैं। और जैसे अहमद ने बात की थी कि हमने तो खेल और सियासत को भी मिक्स कर दिया है। देखिए सिर्फ पॉलिटिशियन है ना हमारे, वो क्रिकेट में लगे हुए हैं, सही, बाकी और कोई चला रहा है मुल्क। अच्छा, मेरा वो सवाल था, मैं अब ये आप सबसे पूछे, जो ओवरसीज हैं वो वोट नहीं कर सकते ना अभी? नहीं, वो पाकिस्तान आके वोट कर सकते हैं, वहां बैठ के नहीं कर सकते। अच्छा, वेरी गुड। अगर पाकिस्तान आएंगे तो आप वोट कर सकते हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे, अब हम बाकी शोबों पे भी जाते हैं और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। हमने 2024 की तो बात की, आपके ड्रामे के हवाले से बात की, आपका पूरा करियर हमारे सामने। 2025 में क्या ऐसा रिवाइवल हम देख रहे हैं? एक तो सिनेमा के हवाले से आपको लग रहा है कि कोई बेहतरी नजर आएगी, दूसरा जैसे भी सोहेल साहब ने भी कहा कि हमारे ड्रामे अगर OTT पे बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन YouTube पे दुनिया भर में देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को एक ग्लोबल स्टेटस मिल जाता है कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, वो अभी तक अचीव नहीं किया। उसकी क्या वजह है और क्या 2025 में आप देख सकते हैं? 100% अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना कंटेंट उस पर दें, इन्वेस्टमेंट आए अच्छी, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए आपका इशारा आरिफ हबीब साहब, ज़ाहिर पैसा उनके पास है ना, लगाएंगे तो वो इन्वेस्टर्स मेरे पास हैं। तो वो देखिए सर मैं आता हूँ, सर प्लेटफॉर्म तो आप है ना, यू विल ब्रिंग दोस पीपल। सरमायादार कहते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता है, और उस सरमायाकार हमारे पास सारे सरमायाकार होते हैं। सर यू आर द प्लेटफॉर्म, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू आर द प्लेटफॉर्म, यू आर गोइंग टू ब्रिंग दोस पीपल राइट इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम उनसे फिर अपना और मैं बीच में अगर ब्रोकर बन जाऊं तो मेरा बात करते हैं शहजाद सुबह जिम में, बस ये करते हैं बिल्कुल। तो आप होपफुल है कि जो 25 का साल है वो इंडस्ट्री के हवाले से हो सकता है। बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा नए राइटर्स हमें चाहिए, नया पर्सपेक्टिव चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, इश्यूज़ पे ड्रामास बनने चाहिए, वो सास बहू और उन ड्रामा से निकल जाए। फिर हमारा ये कहना होता है कि अच्छा हमने बनाया लेकिन उसकी रेटिंग नहीं आई। कोई मूवीज़ कौन सी है 2025 में मेगा मूवीज़ जो आ रही होती है? अच्छा, मैंगो जेट और दीमक, 2 फिल्में हैं, 2 आपकी आ रही हैं। अच्छा, और कब है 2025 में? ये 2025 में, एक फैब में है शायद, और दीमक, और दूसरी कौन सी बताया? मैंगो जेट। मैंगो जेट मजे की है, नाम से तो मजे की लग रही है। काफी फ्रूटी फिल्म लग रही है। यस इट इज। दीमक इज अ हॉरर एंड मैंगो इज कॉमेडी। वैसे मैंने देखा है सबकी कॉमेडी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो उसमें हमारा वो एक्चुअली पंजाबी है, तो हमारे तमाम पंजाब के जो सुपरस्टार्स हैं वो उसमें हैं। सिनेमाज और आए, और ज़्यादा सिनेमाज हैं जी, और उसके साथ साथ टिकट सस्ती हों ताकि लोग आए एंटरटेन। पता है हम सियासत में फंस के रह गए, हम क्रिकेट में भी सियासत ले आए, हम हॉकी में भी सियासत ले आए, आपकी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में सियासत, हर जगह सियासत आ गई है। सो लोगों को ना थोड़ा एक एंटरटेनमेंट चाहिए। क्रिकेट से बड़ी या फिल्मों और ड्रामों से बड़ी एंटरटेनमेंट तो नहीं है यार। सो आई थिंक हमें भाई, जैसे आप सिनेमा की बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर जो नज़र आ रहा है डिजिटल का ही नज़र आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लोग कर रहे हैं। सर जिनको शौक है ना फिल्म्स देखने का, हमें बहुत शौक है, नहीं जा पाते, लेकिन आप ना जो डिजिटल का जो दौर चल रहा है, फ्यूचर तो है ही पूरा डिजिटल ही है ना। हाँ, लेकिन फिर भी सिनेमास तो रहेंगे। ये सवाल है मेरा कि सिनेमा पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, वैसे चले पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री छोटी है, हर प्लेट नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल आई वुड लव टू वॉच। एक बात जरूर है कि जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की इंसान की ख्वाहिश होती है वो ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आप सिनेमा में देखने जा रहे हैं तो आप वो ना देखें जो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बन सकती हैं। अनफॉर्चुनेट है कि सिनेमास बंद होना, क्योंकि सिनेमा की एक अलग फील है। मेरा ख्याल है सिनेमा को आगे बढ़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में सिनेमा पीछे जा रहा है। ड्रामा की जहाँ तक बात है, जब मैंने बहुत सुना कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी हमारे तो ड्रामे सिर्फ 80s में अच्छे होते थे, अब अच्छे ड्रामे नहीं बनते, सास बहू के बनते हैं। हमारा काम है ज़रा रिसर्च करना, तो मैंने फिर ड्रामे देखे बहुत सारे। मसला एक और है, मसला ये है कि पाकिस्तान में 80s में बहुत कम ड्रामे बनते थे। एक चैनल था, पाकिस्तान में अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। अब एट अ टाइम अगर 20 ड्रामे चल रहे हैं तो उसमें से 5 अच्छे होंगे। दूसरे ड्रामे देखे तो मुझे एहसास हुआ ड्रामा लिखा, फिल्म नहीं लिखी। और उसमें इशू ये है कि अब हम कंपेयर करते हैं उस वक्त 80s के अच्छे ड्रामों को आज के बुरे ड्रामों से। आप 80s के अच्छे ड्रामों को आज के अच्छे ड्रामों से कंपेयर करें तो आज भी बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, मगर बहुत ज्यादा तादाद में बन रहे हैं। तो इसलिए आप, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में है मैंने यार हर साल 2 से 3 ड्रामे हिट हो रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बिलियंस में व्यूज हैं। एक सेमाई में कोई 20 ड्रामे एक साथ चल रहे होते हैं, उसमें से 2-3 अच्छे होते हैं। और अगर 2-3 नहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आप इशू बेस्ड ड्रामा बनाएं, सुपर हिट। ऑनेस्टली मैंने जब ड्रामा लिखा तो मुझे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल होगी इस ड्रामे का, कि इशू बेस्ड ड्रामा होगा। ज़ाहिर वो एक ड्रामा है मगर इशू बेस्ड होगा। मुझे तो 7th स्काई की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वजाहत हुसैन जिन्होंने खाई बनाया है, अमेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे मैंने करना है। मुझे लगा सबा
हाँ नहीं करेंगे, फैसल हाँ नहीं करेंगे, इन्होंने फौरन हाँ की। तो लोग काम करना चाहते हैं अगर उन्हें करना। मैं तो लड़ा हूँ, मैंने कहा डेटे आगे करो, मुझे नहीं पता। मैं नहीं बोल रही मैंने कहा नहीं, सॉरी। एक खातून बैठी है, भी आप बोलेगी। मैं खातून, मैं सबसे भारी। खैर क्या बात हो रही थी, मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना हाँ नहीं करती। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि किसी बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे उमैरा अहमद ने लिखा है। आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, मैंने कहा ये, कहते शाज़िक, मैंने कहा पहला ड्रामा है, कहते यस यू आर गोना लव इट। लाइक 11 एपिसोड्स मैंने एक साथ बैठ के 2025 में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तक यू सेड टाइटल नेम इज केस नंबर 9, लेकिन शायद वो तब्दील भी हो जाए। लेकिन राशिद भाई, जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि हर फॉर्मेट की अपनी एक ऑडियंस है। टेस्ट क्रिकेट आज भी चंद ममालिक में लेकिन जिंदा है, ओडीआई भी है, T20 भी है। इसी तरह आपको नहीं लगता कि जब प्रिंट के हवाले से कहते थे अब प्रिंट खत्म हो जाएगा क्योंकि टीवी आ गया, लेकिन प्रिंट है, टीवी के बाद आप कह रहे हैं कि लोग डिजिटल पे चले जाएंगे, लेकिन डिजिटल की अपनी एक ऑडियंस है, लेकिन टीवी की भी है, तो सिनेमा की एक ऑडियंस जिंदा रहेगी हमेशा? नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि शायद मैं सिनेमा नहीं जाऊँ। हो सकता है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सबा कमर की, सर वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, टिकट सस्ती होनी चाहिए। सबा कमर की गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी जो सिनेमा में जाता है मोस्टली हमारे यहाँ पे अगर डिफेंस में है तो पेट्रोल भी लगेगा, 4 बच्चे भी लेके जाएगा, फिर उसके बाद इंटरवल भी होगा। सबा कमर की मूवी के लिए ये नहीं कर सकते आप? बच्चे कम कर लें। अगर तो सबा कमर होंगी, अगर तो इंडियन कंटेंट है ना तो ज्यादा चलेगी। पाकिस्तान में सिनेमा हाउसफुल होते थे हिंदी मीडियम बैम्बिनो, मैं बता रहा हूँ, गोल लगी थी तो बैम्बिनो भी भरा हुआ था ना, तो वो अब नहीं है। तो हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, तो उस पे हम क्यों ना फोकस करें? नहीं सर, ड्रामा तो अच्छा है, वो तो चल ही रहा है। मैं अपना बता रहा हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं सर। आप बताएं, मैं आपसे सॉरी सबा एक सवाल कर लूं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मजा आता है या इंटरनेशनल? आप लोगों को इंटरनेशनल में आता होगा। हमें डोमेस्टिक देख के बोलना है जो सवाल ये करेंगे। नहीं, लेकिन देखिए कितनी दफा डोमेस्टिक की बात करते हैं। मजा तो इंटरनेशनल है ना, जब बैच लगता है। इंटरनेशनल में भी फिर हम चले जाते हैं। राज है ना, वो सिनेमा है। जब होता है ना इंटरनेशनल होता है ना, तो आईसीसी का इवेंट डिफरेंट है, बायलैटरल डिफरेंट है। जैसे 2023 की मैं एग्जांपल दूं, अभी 24 की हम बात कर रहे थे, 23 में मौला जट आई, 3 अरब रुपए का उसका ओवरऑल कलेक्शन था, जबकि डिजिटल जो है वो काफी। 2023 में कमली आई, कमली ऑफ कोर्स, कमली व्हाट अ मूवी, जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्टिंग। मैं तारीफ कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं कर रहा। और देखिए वो कोई बहुत कमर्शियल मूवी नहीं थी, लेकिन लोगों ने जाके देखी सिनेमा में, दे लव्ड इट। तो मूवी से अब हम जरा आते हैं अगले साल खेलों की तरफ। नहीं, खेल से तो खेल आ गए, खेल चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है फरवरी में। छोटा जुमला ये बोलना है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखी है, अभी गद्दाफी स्टेडियम हो या पिंडी या कराची, 14 अरब रुपए हमने इन्वेस्टमेंट हमारे नेशनल लेवल पे नहीं है, ग्रास रूट के ऊपर नहीं है, जहाँ से प्लेयर्स आने हैं। जो बात की हमने अरशद नदीम की बात की, मैंने जहांगीर खान साहब की बात की, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप आरिफ हबीब से रुजू करेंगे? जैसे इनका तो अपना है, इनको शिकायत इनसे थोड़ी है, इन्होंने जो चीज़ बना दी है। आरिफ साहब कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया? इनका तो अपना है, वो बहुत पेइंग है। वो हमारा ये जो कमी है इसकी वजह से वो इतना पॉपुलर है कि दिन में 5 मैचेस के लिए बुक होता है। सुबह 7 बजे, बहुत कम है, 10 बजे, 2 बजे, शाम 7 बजे, रात 10 बजे। तो ऐसे यानी बड़े दिन होते हैं जिसमें एक ही दिन में 5 मैचेस के लिए बुक होता है। और बहुत उसमें क्यों लगती है, उनको वेटिंग पीरियड होता है कि भाई ये तो उसकी नीड तो है, और लोग अच्छी फैसिलिटीज़ को आई थिंक उसमें वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसे जो है वो नहीं देंगे, और ज़ाहिर है उसको आप फिर कंटिन्यूसली मेंटेन करें इन फैसिलिटीज़ को। तो आई थिंक ये चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो नीश डेवलप करें, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पे इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। और इसमें भी जो हमारे जो पीसीबी है उनको ये चाहिए कि वो इन खेलों से बहुत पैसा बनाने की कोशिश न करें लोकल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो लोकल अगर आप टूर्नामेंट्स करवाते हैं तो उस पर उन्होंने फ़ी रखी हुई है, और अगर उसको आप टेलीवाइज करते हैं तो 5 गुना फ़ी ज़्यादा है। तो अब आम लोग जो होते हैं बहुत मुश्किल से वो स्पॉन्सरशिप वगैरह कलेक्ट करते हैं, और फिर पीसीबी बजाय उनको कोई सब्सिडाइज करने के उनको पेनलाइज कर रही होती है। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो फिर जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो वो चाहिए कि आप उसकी फिर कॉर्पोरेट्स जो है वो बहुत आई थिंक फोर्थ कमिंग है, इनको आप कहें उनको इन्वॉल्व करें इसके अंदर, तो वो लोग उनके पास एपिटाइट है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में अब ये फाइनली डिसाइड हो गया है, इसको आप हाइब्रिड मॉडल कहें, फ्यूजन मॉडल कहें, लेकिन अब ये हो रहा है। इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से इस ओडीआई परफॉर्मेंसेस के बाद जो हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दी हैं,
क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या कह सकते हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि हमने तो अपने मैचेस होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं? देखिए, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये 2 सीरीज से पहले आप बात करते तो आई वोंट रेट पाकिस्तान एनीवेयर एट ऑल, लेकिन ये जो 2 सीरीज हैं जो ओडीआई स्पेशली है, बाकी तो हम हार रहे हैं, T20 बुरी तरह हार रहे हैं, बच्चों से वाइट वॉश हो रहे हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो है हम पिछले 3 से 4 गेम टोटल अच्छे खेले। तो इस क्योंकि शिफ्ट एंड मोमेंटम है भी जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 सिर्फ अच्छे मैच खेले हैं आपने, तो इतनी हाइप क्रिएट है, आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है। लेकिन वो जो एक जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही लें, आप सीरियस ही हो गए। आज की हाईलाइट है बेइज्जती प्रूफ आप अपने अगले किसी ड्रामे या फिल्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा टर्म। हाँ, पेटेंट। हाँ, इनको मतलब इतनी बेइज्जती करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते, ही हंस रहे होते हैं आके। अगले दिन जिस चीज से मना करो, जिस चीज से मना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना करो। अब देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सिलसिला था जी, आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या, फिर हाइब्रिड, बस आवाम को गुमराह तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं। फ्यूजन है, अब फ्यूजन का नाम दे दिया आपने, अब काम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, कहाँ नहीं पकड़े हैं आप, बस खेलें। राशिद साहब, आपने भी मेरे प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था, आपने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो जो 9th रैंकिंग टीम है उसको आप ले आए। माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो ये अरेंजमेंट हुआ है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, डू यू थिंक पाकिस्तान डिड पुट हिज फुट डाउन और हमने अचीव किया जो करना चाहिए था? एक हद तक किया, लेकिन इसमें बीसीसीआई भी इन्वॉल्व है, पीसीबी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब अगर आप देखते हैं इंडिया की मार्केट देखते हैं ना, पहले सोनी था, स्टार सोनी हो गया, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे ब्रॉडकास्टिंग के। उसके बाद अंबानी ने ख़रीद लिया, जो स्टार ले लिया, जो कि आईसीसी भी इवेंट सारे उनके पास आ गए, एशिया कप भी उनके पास आ गए, बायोलेटरल सारी उनके पास आ गई, उन्होंने और चंद टेलीविज़न ख़रीद लिए। अब बीसीसीआई और पीसीबी या आईसीसी से बड़ा कौन है? जियो स्टार है। जियो स्टार हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों को राज़ी किया, ये बिज़नेस है। अब ये नेशनलिज्म से ऊपर बात जा चुकी है, ये बिज़नेस है। जब वो खिलाएंगे, अगर जद्दा में खिलाना है पाकिस्तान इंडिया की, बायोलेटरल करनी है वो भी वहाँ करेंगे, ट्रायंगुलर भी वहाँ करेंगे, क्योंकि इनको बेनिफिट दिया है ब्रॉडकास्टर को, पाकिस्तान और इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा। एशिया कप के बाद एक टूर्नामेंट होगा, जो लॉसेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के वो कवर किए जाएंगे। कोई कमेंट चैंपियंस ट्रॉफी से अब क्या उम्मीद है इस रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद? थोड़ी सी उम्मीद हुई है, लेकिन दूसरी अभी हम खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका अपनी टीम को डेवलप कर रहा था इनके लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। सही है। ऑस्ट्रेलिया भी डेवलप कर रहा था चैंपियन ट्रॉफी के लिए। हम ऑलरेडी अपने जो स्टेबल 11 हमारी ऑलमोस्ट नजर आ रही है। हाँ। 1-2 प्लेयर की जरूरत है जो हम बात करते हैं। आप लोगों से मैं क्रिकेट पे चैंपियंस ट्रॉफी बात करूंगा। क्विक क्वेश्चंस में इकोनॉमी पे एक क्विक कमेंट सोचा पहले आपसे ले लेते हैं। जो हमने स्टेबिलिटी देखी है, क्या वो सस्टेन करेगी 2025 में? और जो अभी ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, क्या ग्रोथ आपको लग रहा है कि अगले साल अब होती नजर आ रही है? जैसे आपने कहा एलएसएम की ग्रोथ नहीं है, क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा नहीं है, लेकिन 23 में हम डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश करते रहे, 24 में स्टेबिलिटी थी। मुझे लगता है कि अगर ये अजम्पशन जो शाहजेब ने कहा कि ये किसी तरीके से ये हुकूमत कैरी कर जाएगी, और दो बाहर का प्रेशर बहुत है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट जब 22 से 11-12 हो गए हैं तो कुछ चीज़ें पिकअप होनी शुरू हुई हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो IMF के रिव्यूज़ होने 2 अगले साल 2025 में, वो हम कामयाबी से पूरे कर लें। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और हम 2 रिव्यूज़ अगर कामयाबी से कर लें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सालों के बाद हमें कोई 3 से 4% की GDP ग्रोथ नज़र आए। और जब ये ग्रोथ नज़र आएगी आरिफ साहब, तो क्या आवाम के हालात बेहतर होंगे? जैसे हम कह रहे थे महंगाई से तंग है, इनकम उतनी नहीं बढ़ी है उनकी, क्या वो इश्यूज़ कुछ हद तक बेहतरी की तरफ एटलीस्ट एक सिमत हमें मिल जाएगी? देखिए, महंगाई जो है, यानी जो महंगाई हो चुकी है उसका कम होना तो आई थिंक इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है, उसको आपको रोज़गार के मौक़े बढ़ाने होंगे। तो रोज़गार के मौक़े जो है ये 3-4 सेक्टर में जो कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, IT, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है
वो उसके ऊपर फोकस करें पॉलिसी मेकर्स। एंड आई बिलीव कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है डेफिनेटली उसके डिविडेंड जो है 2025 में मिलेंगे। देखें ना, 3 या 4 बड़े प्रॉब्लम पाकिस्तान के अभी रहे हैं 2024 में। वो ये था कि हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई टैक्सेस जो है वो मेजर जो है वो इश्यूज थे। तो अब उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को तो जो है वो एड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हो रहा है, मज़ीद भी होगा। एंड आई थिंक एनर्जी को भी जो है प्रॉमिस किया गया है कि बाय अप्रैल जो है इसको हम 9 सेंट पे ले आएंगे। मीन्स ये 35 रुपये की कॉस्ट है, ये 25 रुपये की जो है वो बात हो रही है। और उसमें भी अगेन जो बड़ा रोल प्ले करेगा एनर्जी कॉस्ट को कम लाने में वो कंजम्पशन को बढ़ाना है, क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन हमारी टीम देखती है कि ये 35 रुपये इस वक्त कॉस्ट है। अगर जो हमारी इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है ट्रांसमिशन की तो वो 15 रुपये जो है उसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। अगर हम ये 12 से 22,000 मेगावाट की कंजम्पशन पे आएंगे तो ये 35,000 की कॉस्ट जो है 20 रुपये, 35 रुपये की कॉस्ट 20 रुपये पे आ जाएगी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे पास उसके अपॉर्चुनिटी है कि ये जो कुछ हमने काम किया है 2024 में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, उसके डिविडेंड्स आए। और उसमें डेफिनेटली ये जो अनयूटिलाइज कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं उनका जो है वो स्मार्टली जो है उसको इस्तेमाल करना विदाउट इनफैक्ट मेकिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, एक कोई कमेंट कर दे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आप दोनों से। और ये कि अगर मजीद सूबे अगर बनाए जाएं पाकिस्तान में 5 से 6, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव बनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से आप इतने बड़े सूबे नहीं चला सकते जितना बड़ा पंजाब है, सिंध है। आपको ऑब्वियसली अगर बेहतर मैनेज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज़ होती है वो भी नहीं होती। तो दूसरा तरीका एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर चलाने का ये कि आपके जो इंडिया में जैसे 34-35 स्टेट हैं तो आप डिवाइड करें, लेकिन वो आपको पता है एक सियासी इशू बन जाएगा, फिर ये कहने पे भी शायद बन जाए। लेकिन चलें कुछ क्विक क्वेश्चंस है। 24 में अनाउंस हो, 25 में अनाउंस होगा। चलें, आज ये प्रेडिक्शन है आपकी। क्विक क्वेश्चंस है, उसका जवाब कोशिश करें हाँ और ना में देना है। एंड ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद यू सबा। 2000 और पॉलिटिक्स पे भी हैं, खेलो जो 4 शोबे उन्हीं में ही हैं। 2025 के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे 31 दिसंबर 2025 तक। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन है मैं बाबा सबा एक एजुकेटेड गेस होता है ना, एक तज्जिया होता है हालात को देखते हुए। ब्लर सा हो गया सब कुछ। ये उधर से सवाल शुरू करें ना, वो मेरे सीनियर बैठे हैं, जो वो कहेंगे फिर आप कॉपी पेस्ट। मैं आई एम अ फॉलोअर। मैं देखिए सक्सेसफुल इंसान को हमेशा फॉलो करती हूं। सर आप बताएं। मैं ये सवाल आपसे सवाल नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन उनका देखिए आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपकी बात ना मानूं तो मैं आपकी बात मान के फिर आखिर में वापस आऊंगा। जी क्या बात कर रहे थे आप? मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये जवाब पहले दूसरों से लेता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। इसका वादा नहीं हुआ था। शाहजेब सेम क्वेश्चन। हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक शहबाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म देख रहे हैं। फैसल साहब आप बाबा हैं? हालात तो यही नजर आ रहे हैं। हालात यही नजर आ रहे हैं। सोहेल साहब, ये एजुकेटेड गैस है कि रहेंगे? अहमद शहजाद साहब, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो हो जाए। क्या बात है, बड़ा ये बेहतर होगा या नहीं होगा? जवाब जो मुल्क के लिए बेहतर है। देखिए मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टडीज नहीं है पॉलिटिक्स पे, ठीक है, थोड़ा बहुत है, तो जो मुल्क के लिए बेहतर है वो जरूर हो जाना चाहिए, चाहे वो इनका रहना या किसी और का। सही है, चलें वो जरासीम है आपने सियासतदान वाले, वैसे जो डिप्लोमेटिकली आपने इसको जो है हैंडल किया है। जी कोशिश की जाएगी हटाने की, लेकिन हटेंगे नहीं। ओके, खान साहब की तरफ से किसी और की तरफ से? कराची उठेगा इस दफ़ा, कराची उठेगा। उनको हटाने की ये लोग गलती करें, डी चौक जा रहे हैं। कराची बेस्ट पावर है, पाकिस्तान के पावर हब जो है। अगर देखा जाए फाइनेंशियली देखा जाए और पॉलिटिकली देखा जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कराची ने चेंज की हमेशा, पंजाब ने कभी नहीं की। ओके, तो आप समझते हैं यहाँ से होगा जन्म ले सकती है। जी आई थिंक वो रहेंगे और रहना भी चाहिए, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं डेफिनेटली आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। आपने कहा था जो वो कहेंगे वही कहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का शायद मुझे नहीं पता था। मुझे ये नॉलेज उनसे मिल रहा है। और अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी बात की, जो मुल्क के लिए बेहतर है मैं चाहूँगी कि वही सही। तो ऑलमोस्ट एक कंसेंसस है इस सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो माशी तरक्की की शरह है वो बेहतर होगी, और क्या जो अफराद ज़र महंगाई है उससे बेहतर हो जाएगी? माशी तरक्की की शरह बेहतर होगी और अफराद ज़र कम हो जाएगी। कम हो जाएगा, ओके, तो मतलब है इन्फ्लेशन बेहतर होगा। सही, महंगाई में मतलब कि जो रफ्तार में कमी होगी और ग्रोथ बेहतर होगी। आरिफ साहब? जी मेरा एस्टिमेट है कि इनिशियल महीने जो नए साल के हैं
उसमें तो ये जो आजकल चल रही है महंगाई का लेवल होगा, लेकिन मई जून जुलाई में जो है वो फिर महंगाई की शरह बढ़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी। तो उस लिहाज से जो है वो मेरे ख्याल से बेस इफेक्ट की वजह से कह रहे हैं, बेस इफेक्ट की वजह से, और ये कम भी हुआ है तो उसमें बेस इफेक्ट का ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये है कि आई बिलीव के जो है वो 2025 में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीनों में लो बेस इफेक्ट गेन करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, मगर ग्रोथ आएगी, मगर 3.5% ज़्यादा नहीं आएगी। एक मुल्क जो 2.2% की जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो, उसके लिए 3.5% की बहुत कम है, ग्रोथ बहुत कम हमारी एवरेज 10 साल की यही एवरेज है, 3%। तो बस हम एक स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में ही रहेंगे, ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, मगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सही है। फैसल साहब, इमरान खान की रिहाई 2025 में मुमकिन नज़र आ रही है आपको? अल्लाह बेहतर जानता है। कोई आपको अंदाज़ा, कोई ख्वाहिश? हो जानी चाहिए, हो जानी, हाँ, मतलब ये अब ये एक पर्सनल जो एक वेंडेटा शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सही, तो आपके ख्याल में ये बेहतर हो जाएगा? हाँ जी अहमद साहब, क्या सर? 2025 में इमरान खान की रिहाई अडियाला जेल से आपको मुमकिन नजर आ रही है? सर मेरे ख्याल से डायलॉग नहीं बंद होने चाहिए। जिस मुल्क में डायलॉग बंद हो जाते हैं वहाँ पे फिर तरक्की तो भूल जाए आप ना, फिर वो गुंडा राज चलता है। तो डायलॉग्स का ओपन रहना दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही जवाब दूंगा कि जो मुल्क के लिए बेटर है अल्लाह ताला उसको बस जबरदस्ती ले आए। ये जवाब जो आपका इतना अच्छा लगता है कि आप मुर्शिद है मेरे, मैं चुम लूंगा आपके हाथ। उसके बाद मैंने एक सही वाला जवाब आपको दे दिया ना, वो ये है कि डायलॉग्स हमेशा दोनों तरफ से खुले रहने चाहिए। बहुत अच्छी बात। ओके राशिद साहब, देखिए एज ए पॉलिटिक्स कमेंट नहीं करूंगा मैं, एज ए हीरो पाकिस्तान का, एज ए प्लेयर, हाँ हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जेल में। ओके, एज ए हीरो है वो, हमारा हीरो है पाकिस्तान का। सही है, तो मेरा नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान तो का। आप समझते 2025 पॉलिटिक्स पे आप उसके इख्तलाफ करें, लेकिन आप समझते जेल से बाहर आना चाहिए। सोच साहब, मेरे ख्याल में जो डायलॉग शुरू हुए हैं उससे उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसेंसस निकल आएगा। ओके आरिफ साहब, मुझे लगता है रिहा हो जाएंगे 2025 में रिहा हो जाएंगे। ओके सबा, He doesn't deserve this. ओके, तो आपको भी लग रहा है ये 25 साल जो है 2025 उनको बाहर आ जाना चाहिए? Does he deserve to be a prime minister again of the country? 100%. ओके, और आपको लग रहा है 2025 वो साल होगा जिसमें वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? पॉजिटिव इंसान हूँ, बाबा सबा भी हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको कि वो दोबारा वज़ीर आज़म 2025 में बनेंगे? जी शाज़िब, मेरे ख्याल डायलॉग जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से एक रास्ता ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अगर हुकूमत वाकई चाहती है और ये कहती है कि इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें, 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला आएगा उसमें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। अब तक तो जितने भी फैसले आए वो बहुत ही वीक फैसले आए थे, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। राइट, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्या ये जीतेगा या कहाँ पहुंचेगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में तो जाए। सेमीफाइनल, अहमद साहब? सेमीफाइनल। सोहेल साहब? उसके टॉप 3 में आ सकता है, टॉप सेमीफाइनल, टॉप 4 में आ जाएगा। ओके, आप जीतने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता जीतेगा, यानी फाइनल जीतने की जो है नहीं जीते उसकी वो इस वक्त मैं नहीं समझता, क्योंकि दूसरी टीमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को आप? उनको मैच करना, अगर वो सेमीफाइनल भी पहुंच जाए तो आई थिंक इट वुड बी एन अचीवमेंट। जी फैसल साहब, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो एज अ फैन कहूंगा कि फाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह। हम भी यही चाहते हैं, एज एक्सपर्ट कह रहे नहीं खेले, मुल्क का नाम भी बता दें, टॉप 4 में जाएगा। ये तो एज अ फैन कह रहा हूँ ना, टॉप 4 में तो इंशाल्लाह जाएगा ही जाएगा। एज अ फैन कह रहा हूँ कि फाइनल। लेकिन शायद भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान का टॉप 4 में जाना इंपॉर्टेंट है या कप जीतना इंपॉर्टेंट है? देखिए कब जीतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, मैं तो जब तक ये सोच के ना देखूं कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा मुझे देखने में नहीं मजा आता। काम जब तक ये सोच के ना करूं कि अल्टीमेटली इस काम में सक्सेस चाहिए तो काम करने में नहीं मजा आता, तो मैं तो ये सोच के देखूंगा कि पाकिस्तान जीते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी टीम कभी सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है जैसे फाइनल जीत गई है? ऐसा क्यों होता है? नहीं, सेमीफाइनल में अगर पहुंचेगी तो एक अचीवमेंट है, बट फाइनल जीतेगी तो ही मजा आएगा। चाहिए सबा, वो इंकरेजमेंट के लिए नहीं पूछे, अच्छी बात है, नहीं पूछे क्यों? आप तो कह रही है मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। नहीं वैसे पॉजिटिव हूँ, ये क्वेश्चन ना करें बिकॉज़ आई एम नॉट इनटू दिस। नहीं बट प्रेडिक्शन क्या है, मतलब तुक्का मार देना इस पे, तो तुक्का भी मार हाँ साथ हो जाते हैं। मैं अपने लोगों के साथ हूँ, हम ये दोनों सबा, मैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। 2025 पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा शाजी साडे लिए भी दुआ करना। वाह क्या बात है, केस नंबर 9 तो हिट है फिल्म की। चलें फैसल साहब, अच्छा ये सबा से ही शुरू कर लेते हैं। 2025
पाकिस्तान सिनेमा का रिवाइवल का साल होगा? 100% होगा क्योंकि जितनी अच्छी फिल्में आ रही मुझे पूरी उम्मीद है। सही है। दीमक, मैंगो जट 2 फिल्में नहीं, हुमायूं की भी है, फाद की भी है। तो रिवाइवल का साल 2025 मेरे ख्याल से हमारी इस दफ़ा 8 से 9 फिल्म्स हैं अच्छा अभी तक जो अनाउंस हुई हैं। वेरी नाइस। सो अल्लाह करे कि रिवाइवल हो। शाज़ेब, मुझे उम्मीद है कि हो, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया है फिल्मों में, स्क्रीन्स कम होने के बावजूद उनका पैशन इसलिए लगाया है क्योंकि एक बिजनेस प्रोपोजिशन ही समझ में आती है। तो उम्मीद है कि स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा खुले ताकि पाकिस्तान में एक वाइबल इंडस्ट्री बने। और आपने मूवीज का कहा 7-8 आ रही है, बल्कि 8-9 आ रही है। शहजाद रॉय साहब की मूवी है अलिफ नून, शहजाद रॉय काफी अरसे से इस पे मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जी, काफी सारे लोगों की जिसमें नून का कैरेक्टर मुझे करना था। ये तो बड़ा काफी सारे लोग हैं। लंबी कहानी। नून और अब फैसल कुरैशी कर रहे हैं वो कैरेक्टर। मैं नहीं, दूसरा वाला फैसल दूसरा वाला फैसल कुरैशी। हाँ जी, रॉय ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह सिनेमा करे कामयाब हो। रिवाइवल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जिस तरह फैसल कुरैशी करे कि 8-9 आ रही हैं, तो यही एक रिवाइवल है कि 8-9-12 महीने में तो इतना अच्छा नंबर जरूर होगा। देखने जाएंगे राशिद भाई? अहमद को तो मैं लेके जाऊंगा। नहीं, ये जाए, लोग जाना चाहिए, लेकिन फ्यूचर डिजिटल है, इनको भी पता है। सही। अरे मगर मैं नहीं, आवाम से आप अपील कर रहा हूं, फैसल भाई, तो सिनेमा के बाद ये डिजिटल पे तो बात नहीं, आ जाता नहीं है। समझ रहे। मुझे लगता है हमारा हर मीडियम जो है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ड्रामा की भी होनी चाहिए, डिजिटल की भी होनी चाहिए, सिनेमा मैं की भी राशिद होनी भाई चाहिए। इनको मूवी ऑफर करते हैं यार, खत्म करेंगे। मैं आपकी फिल्म देखने जाऊंगा नहीं, एक एज अ फैन की मैं बात कर रहा हूँ। जो मजा स्टेडियम में बैठ के मैच देखने का, वो हाँ टीवी पे नहीं आता। टीवी पे थोड़ी बैठ के आप मजा कर। अच्छा, आई लाइक वाचिंग फिल्म। चले जी, उनका वो ओपिनियन है, वो यार मुझे भी बहुत मजा आता है सिनेमा में। यार देखिए, अभी आप लोग कहते हैं इख्तिलाफ बर्दाश्त करें, उनका है तो कर लें मजा। नहीं, पर वो ये ना कहें कि सिर्फ डिजिटल पे मिसाल दे फोकस रहा हूँ। मिसाल देके बताने के आज में अगर आप खेलते खेलते तो कैसा लगता? क्या कह रहे हैं? देखने का मजा। पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइवल पर आरिफ साहब हम कहते हैं कि इकोनॉमी बेहतर होगी तो आई थिंक वो एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल होगा सिनेमा की रिवाइवल का। बिल्कुल। तो लोग जो है वो जाएंगे, और जब ये सबा और फैसल कुरैशी उसमें एक्ट कर रहे होंगे तो फिर तो और फिर बहुत ज़्यादा chances इकोनॉमी रहेंगे। बेहतर होगी तो स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी। स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाज़ेब, फैसल साहब, सोहेल साहब, अहमद साहब, राशिद साहब और आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं और दुआ हमारी यही है कि 2025 का जो साल है पाकिस्तान के लिए हर शोबे के लिए बेहतरीन साबित हो। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।